हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं राहुल गौतम आपका स्वागत करता हूं मैग्नेट विंस हिंदी मीडियम चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर रिवीजन, फुल चैप्टर रिवीजन वन शॉट वीडियो में उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत। इसका हम पार्ट 2 वीडियो आज लेके आए हैं और इसमें जानेंगे उपभोक्ता अपना संतुलन कैसे प्राप्त करता है। पिछले वीडियो में अभी तक हमने जाना था उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उनकी चर्चा पुराने वीडियो में की गई थी, मतलब कि इसके पार्ट 1 में की गई थी और ये मैं पार्ट 2 लेके आया हूं जिसमें हम जानेंगे कि कैसे उपभोक्ता अपना संतुलन प्राप्त करता है, मतलब कि कैसे वो अपनी आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति करने या अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसमें हमने जाना था कि 2 तरीके होते हैं हमारे पास इसको जानने के लिए, एक होता है गणनावाचक और एक दूसरा होता है क्रमवाचक। तो दोनों की विवेचना इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूं, तो बने रहिएगा पूरा वीडियो में और देखते रहिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए पड़ा हुआ है जिसको आप भर सकते हैं अपने डाउट से, उसके लिए मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा अगर कोई आते हैं तो। चलिए जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपभोक्ता संतुलन का अर्थ। उपभोक्ता के संतुलन का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, फिर कैसे प्राप्त करेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उपभोक्ता के पास संसाधन जो है वो सीमित होते हैं और उसकी आवश्यकताएं असीमित होती हैं। वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है और उनके उपयोग, किसके उपयोग, सीमित संसाधनों के उपयोग करते हो। इसलिए वो क्या करना चाहेगा, अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करना चाहेगा। उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। तो कैसे वो अपनी अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है और कैसे वो अपने पैसे को खर्च करते हुए अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, उसी को हम उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। मतलब कि मैं यदि किसी वस्तु पे 10 रुपए खर्च करना चाहता हूं तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मुझे कम से कम 10 रुपए के बराबर यूटिलिटी मिले या इससे ज्यादा यूटिलिटी मिले। मेरी यूटिलिटी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 10 रुपीज, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 रुपीज होना चाहिए। जितने रुपए मैं खर्च कर रहा हूं उससे ज्यादा रुपए की मुझे क्या चाहिए, उपयोगिता चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे, उपभोक्ता संतुलन में है। ये प्राप्त करने की कोशिश मैं करूंगा क्योंकि मैं उपभोक्ता हूं, मेरे संसाधन सीमित है। मैं अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश करूंगा। संतुलन का आशय उस दशा से होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, मतलब कि मैं ऐसे पॉइंट पे आ गया कि अब मैं अपना कंजम्पशन पैटर्न है जो मैंने व्यवहार बना लिया, अब मैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता हूं। क्यों परिवर्तन नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है। विराम हो, वह स्थिति उपभोक्ता संतुलन की स्थिति होती है जहां उपभोक्ता किसी भी दी हुई दशा में अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में संतुलन वह बिंदु है जब उपभोक्ता अपने उपभोग के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है, इसी बिंदु पर उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। अर्थात उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम लाभ प्राप्त करता है और अपने वर्तमान खर्च की स्थिति में परिवर्तन करना नहीं चाहता। उसने एक पैटर्न फिक्स कर लिया कि मैं अपनी सैलरी, मैं अपनी इनकम को यहां खर्च करूंगा जिससे मुझे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है। उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता संतुलन बोलते हैं। ठीक है जी। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में जाना था, उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, उपयोगिता को पढ़ना पड़ेगा। उपयोगिता को मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में पढ़ा चुका हूं, आप लोगों को जाके देखिएगा। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का विवेचना करते समय हम ये देख चुके हैं कि उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाई खरीदता जाता है और अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है और उसकी आय भी घटती जाती है। ऐसी स्थिति में एक विवेकशील उपभोक्ता का उद्देश्य यही रहता है कि वो अपने खर्च को इस प्रकार संतुलित करे कि न्यूनतम खर्च से उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्ति हो। यही दशा उपभोक्ता संतुलन कहलाती है। बहुत ध्यान से लिखिएगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। न्यूनतम खर्च में और क्या चाहिए, अधिकतम संतुष्टि चाहिए। याद करो, मैंने बोला था किसी वीडियो में कि अर्थशास्त्र में हम क्या करने की कोशिश करते हैं, कम में बम करने की कोशिश करते हैं, संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने की बात करते हैं, हम संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करने की बात करते हैं। हर व्यक्ति अपने संसाधनों को बेहतरीन तरीके से उपयोग करना चाहता है जिससे कि वो अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए अपनी असीमित आवश्यकताओं में से अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। और जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था, उपभोक्ता संतुलन को चेक करने के लिए, जांचने के लिए हमारे पास 2 विधियां होती हैं। तो पहली विधि क्या होती है कि सर गणनावाचक, और दूसरी होती है क्रमवाचक। तो गणनावाचक में हम सिंगल कमोडिटी ले सकते हैं, 2 कमोडिटीज भी ले सकते हैं, लेकिन क्रमवाचक में 2 कमोडिटीज ही लेना पड़ता है। तो यहां पे कुछ मान्यताएं हैं जिनके आधार पर, जिनके बेस पर हम उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करते हैं। तो उपभोक्ता संतुलन की 2 भिन्न स्थितियां हैं। पहली है जब उपभोक्ता अपनी सारी आय या समस्त आय एक ही वस्तु पर खर्च करता है। ठीक है जी, मतलब उपभोक्ता की एक इनकम है, उस इनकम को वो किसी एक ही कमोडिटी पर खर्च कर रहा है। दूसरी स्थिति, जब उपभोक्ता अपनी सारी आय
दो वस्तुओं पे खर्च करता है। तो दोनों ही केस में हम उपभोक्ता संतुलन कैसे प्राप्त करेंगे उसके बारे में देखेंगे। एक ही वस्तु पर सारी आय खर्च करने की दशा में उपभोक्ता संतुलन। इस स्थिति में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की सारी मान्यताएं लागू होती हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं याद करो, प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं वो लागू हो जाएंगी क्योंकि सिंगल कमोडिटी है हमारे पास यहाँ पे। तो क्या है, उपभोग एक ही समय में हो, इसमें कोई समय अंतराल नहीं होना चाहिए, लगातार कंजम्पशन की बात हमने की थी। वस्तु की इकाइयां आकार, मात्रा, गुणवत्ता समान हो। यदि आपने इसमें कोई परिवर्तन कर दिया तो क्योंकि नेक्स्ट एडिशनल यूटिलिटी जो एडिशनल कंजम्पशन से मिलेगी और एडिशनल यूनिट में अगर आपने कोई बदलाव कर दिया तो उपयोगिता सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। इसलिए क्या बोला कि वो सारी मान्यताएं जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की हैं वो एज इट इज यहां पे एप्लीकेबल हो जाएंगी। उपभोक्ता की मनोदशा एक समान हो, उसकी मनोदशा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की समय अवधि बहुत लंबी नहीं होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वस्तु की स्थानांतरण वस्तु की कीमत भी अपरिवर्तित रहती है। एक ही वस्तु क्रय करने की दशा में उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर होगा जब वह वस्तु की इतनी मात्रा खरीद ले जिससे उन्हें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। यदि आप चेक करोगे, देखोगे, हमने पढ़ा था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जब आपको जीरो उपयोगिता देता है तो वहां पे शून्यात्मक उपयोगिता हो जाती है मार्जिनल यूटिलिटी की, और लेकिन उस केस में टोटल यूटिलिटी जो होती है वो हाईएस्ट होती है, अधिकतम होती है। तो वही पॉइंट हमें क्या बोलना चाहिए, यही पॉइंट तो क्या है सर, उपभोक्ता संतुलन का पॉइंट है। लेकिन उसको हमें कीमत के साथ भी क्या करना चाहिए, कीमत के साथ भी हमें उसको कंपेयर करना पड़ेगा। उपभोग की जाने वाली इकाइयों की संख्या निम्नलिखित घटकों पर निर्भर करती है। क्या घटक है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट घटक है कीमत, वस्तु की कीमत है। ठीक है जी, यदि वस्तु कोई बहुत ज्यादा महंगी है तो उसको हम कम कंज्यूम करते हैं, यदि वो सस्ती होती है तो हम उसका कंजम्पशन ज्यादा करते हैं। दूसरा, प्रत्येक अंगली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता है ना। सीमांत उपयोगिता मतलब होता है एडिशनल यूटिलिटी ड्यू टू एडिशनल कंजम्पशन, मतलब कि मैंने जो एडिशनल मतलब कि नया कंजम्पशन किया उससे मुझे नया जो यूटिलिटी प्राप्त हुआ, दैट इज सीमांत उपयोगिता। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता मतलब पैसे की सीमांत उपयोगिता, कि सर पहले 10 रुपए खर्च करता हूं तो मुझे उपयोगिता एक्स मिलती है, दूसरे 10 रुपए खर्च करता हूं तो उपयोगिता बाय मिलती है, तीसरे 10 रुपए खर्च करता हूं तो उपयोगिता जेड मिलती है। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है। दो सीमांत उपयोगिता यहाँ पे, एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता और दूसरी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। इन दोनों का कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है, मतलब उसके ऊपर भी निर्भर करता है। अगर इसमें कोई बदलाव आता है तो हमारे कंजम्पशन पैटर्न में बदलाव आ जाएगा। संतुलन का बिंदु निर्धारित करते समय एक उपभोक्ता दी हुई वस्तु की कीमत की तुलना उससे मिलने वाली उपयोगिता, संतुष्टि या लाभ से करेगा। इस प्रकार संतुलन उस बिंदु पर स्थापित होगा जहां पे वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता वस्तु के लिए चुकाई गई कीमत के बराबर होगा। मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, जहां पे हो जाएगा वहां पे क्या होगा, मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और उपभोक्ता संतुलन की स्थिति निर्मित हो जाएगी। चलिए इसको एग्जांपल और हम किसके साथ देखते हैं, कर्व के माध्यम से भी देखते हैं। यह माना गया है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है ना, एक अपवाद नहीं है, सॉरी, इसका अजम्पशन है, मान्यता है, क्योंकि यह संतुष्टि को ज्ञात करने का मापदंड होता है। संतुलन की स्थिति, एकल वस्तु मतलब सिंगल कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो आप की दशा में उपभोक्ता संतुलन वह स्थापित होगा जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी एक्स मतलब कमोडिटी एक्स की बात कर रहे हैं इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, दैट इज पी एक्स। तो एमयू एक्स मतलब कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता, पी एक्स मतलब वस्तु के लिए चुकाई गई कीमत, जहां पे एमयू एक्स इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स हो जाता है, वो क्या है मेरे लिए, उपभोक्ता संतुलन। किस केस में, जब उपभोक्ता एक कमोडिटी पे अपनी सारी इनकम खर्च करता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, MUX इक्वल्स टू PX अगर मैंने प्राप्त कर लिया मतलब कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति मैंने प्राप्त कर ली है। इस कंडीशन को याद रखेंगे, ये कंडीशन को याद रखेंगे, MUX इक्वल्स टू PX। चलिए जी, फिर क्या आता है मेरे पास, जब सीमांत उपयोगिता से कीमत कम हो। हाँ, बहुत सारी 3 तरह की सिचुएशन बन सकती है मेरे पास। क्या कि सर MUX क्या लिखा है, जब सीमांत उपयोगिता से कीमत कम हो, मतलब कि MUX इज ग्रेटर देन PX, मतलब कि सर यूटिलिटी तो ज्यादा है और प्राइस कम है। और दूसरी स्थिति क्या बताई थी, MUX इक्वल्स टू PX। और तीसरी स्थिति क्या निर्मित हो सकती है कि सर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X इज लेस देन प्राइस ऑफ कमोडिटी X।
अब 3 स्थितियां हैं। तो पहली स्थिति में क्या हो रहा है, मुझे यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, प्राइस कम है, तो सर मैं कंजम्पशन स्टॉप नहीं करूंगा, बढ़ाते जाऊंगा क्योंकि मुझे यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, पैसे कम देने पड़ रहे हैं, तो कंजम्पशन बढ़ाते जाऊंगा, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में कंजम्पशन को स्टॉप कर दूँ कि साहब बस मज़ा आ गया, अब इसके ऊपर नहीं जाना। अगर फिर भी मैं कंजम्पशन कंटिन्यू करता हूँ तो मेरी यूटिलिटी कम होती जाएगी और पैसे मैं ज़्यादा पे कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई? तो क्या लिखा है, जब सीमांत उपयोगिता से कीमत कम हो तो संतुलन नहीं होगा तथा उपभोक्ता लागत की तुलना में लाभ अधिक होने के कारण क्रय जारी रखेगा। अधिक खरीदने के कारण सीमांत उपयोगिता घटेगी क्योंकि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्रियाशील होता है, लागू होता है। जब सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर हो जाएगी तो उपभोक्ता की अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, इसलिए यही उपभोक्ता संतुलन की स्थिति बन जाएगी। कौन सी, MUX=PX, उसके ऊपर वाली नहीं बनेगी। जब सीमांत उपयोगिता में कीमत अधिक हो, मतलब कि अब नाउ MUX इज लेस देन PX, तो संतुलन नहीं होगा तथा उपभोक्ता उपभोग में कमी करेगा जिससे कि उसका लाभ बढ़ सके। यह क्रम तब तक चलेगा जब तक कि सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर हो जाए, यही उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, इसलिए यह उपभोक्ता संतुलन की स्थिति नहीं है। दोनों ही केस में संतुलन की स्थिति नहीं है, संतुलन की स्थिति सिर्फ एक ही पॉइंट पे आती है, MUX=PX। अब जरा इसको एग्जाम्पल या तालिका के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। चलो, मान लीजिए एक उपभोक्ता X वस्तु खरीदना चाहता है जिसकी कीमत 10 रुपये प्रति इकाई है। मान लीजिए प्रत्येक अंगुली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता एक इकाई तथा राशि में निर्धारित है और नीचे तालिका दी हुई है। मान लीजिए एक यूनिट जो है वो 1 रुपये के बराबर है, एक यूटिल 1 रुपये के बराबर है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो 1 रुपये है। मान्यताएं जानना बहुत जरूरी है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमने उपयोगिता किसमें, नंबर में, गणनावाचक की एक मान्यता है कि जो उपयोगिता मिलती है उसको हम नंबर में डिफाइन करते हैं कि मुझे एक कमोडिटी कंज्यूम करने से इतनी यूटिलिटी प्राप्त हुई, और एक यूटिलिटी को कितने रुपए के बराबर माना, मैंने 1 रुपए के बराबर माना है। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम प्राइस, मतलब कीमत। मुद्रा की मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि पैसे की भी तो मार्जिनल यूटिलिटी है। हमने क्या पढ़ा था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, उसमें बदलाव नहीं होता। वास्तविकता में भी बदलाव नहीं होता, क्योंकि आपको जब पैसे ज्यादा मिलते जाते हैं तो आपकी यूटिलिटी कम नहीं होती है, और कम होती हुई तो शून्यात्मक ऋणात्मक नहीं होती, हमने ये भी पढ़ा है। इसलिए क्या बोला है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, दैट इज 1 रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी 1 रुपए है, हमेशा 1 रुपए है। इसमें कोई ना प्लस है ना कोई माइनस है, ये मान्यता है, ये मान लीजिए। तो 2 मान्यता यहाँ पे हो गई हैं और हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन को याद रखेंगे। 10 रुपए की वस्तु है और उसको एक्स जो व्यक्ति है, मतलब व्यक्ति जो है वो एक्स वस्तु को खरीदना चाहता है, 10 रुपए की उसकी कीमत है और आने वाली उपयोगिता निर्धारित है जो कि नीचे तालिका में गिवन है, हमें ऑलरेडी गिवन है, देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स 1, यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स 1 और 2, प्राइस दोनों ही केस में 10 है। मार्जिनल यूटिलिटी 20 से फिर क्या हो गई मेरे पास 16 हो जाती है। अब मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपीस, क्योंकि एक यूटिलिटी 1 रुपए के बराबर है, तो मैंने क्या किया, यूटिलिटी को डिवाइड कर दिया प्राइस से। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे 20 रुपए के बराबर जो है वो यूटिलिटी मिल रही है, दैट इज MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। फिर क्या है, डिफरेंस इन MUX एंड PX। तो मेरा MUX मार्जिनल यूटिलिटी 20 है और प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 10, तो मुझे एडिशनल कितने की मिल रही, 10। फिर इधर मेरे पास क्या है, 16 माइनस 10, तो 6 एडिशनल मिल रही है। तो क्या करेंगे हम, रिमार्क क्या आएगा कि सर MUX इज ग्रेटर देन PX, हेंस कंज्यूमर विल इंक्रीज हिज कंजम्पशन। अभी वो और कमोडिटी कंज्यूम करना चाहेगा, 2 कमोडिटी पे वो नहीं रुकने वाला। तो फिर कंटिन्यू करेंगे, तीसरी कमोडिटी उसने कंज्यूम करना चालू किया, तो प्राइस तो क्योंकि कांस्टेंट है, उसके बाद उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो गई, 10 हो गई, और यहाँ भी क्या हो गई 10 और 10 माइनस 10 सॉरी 10 माइनस 10, मतलब हमारे पास यहाँ पे 0 फिगर आ जाता है, मतलब अब उसको कोई नो प्रॉफिट, मतलब शून्यात्मक हो गई। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, मतलब ये आ गया उपभोक्ता संतुलन, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। इसके कारण मेरे पास क्या बन जाता है, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति बन जाती है। इस पॉइंट के बाद भी यदि मैं कंजम्पशन कंटिन्यू करता हूं तो देखो मार्जिनल यूटिलिटी 4 हो जाती है और वो वस्तु मुझे कितने रुपए की मिल रही है, 10 रुपए की। जिस वस्तु से मुझे 4 रुपए के बराबर यूटिलिटी मिल रही है और वो 10 रुपए की मिल रही है, क्या मैं खरीदूंगा? अगर यदि मैं एक विवेकशील उपभोक्ता हूं, तो यदि मैं ऐसा उपभोक्ता हूं जो दिमाग का उपयोग नहीं करता हूं या मुझे मार्केट की जानकारी नहीं होगी, तो उपभोक्ता संतुलन नहीं प्राप्त होगा। लेकिन मैं एक विवेकशील कंज्यूमर हूं, उपभोक्ता हूं, मैं यह समझता हूं कि यदि 4 रुपए के बराबर मुझे उपयोगिता मिल रही है और मैं उस पर 10 रुपए खर्च नहीं करूंगा, इसलिए मैं अपना कंजम्पशन स्टॉप कर दूंगा।
यदि मैं कंजम्पशन बढ़ाते जाता हूं तो देखो क्या होगा, फिर मुझे MUX इज लेस देन PX हो गई, नुकसान में हूं, 10 रुपये खर्च कर रहा हूं, 4 रुपये के बराबर उपयोगिता मिल रही है, 6 रुपये के नुकसान में हूं। वैसे भी अगर मैं 5वां कंजम्पशन भी करूंगा तो 0 मिल जाएगी, फिर यहाँ पे 10 रुपये के नुकसान में हूं, मैं कुछ भी फायदा नहीं हुआ, फिर भी 10 रुपये खर्च कर दिए, है ना। और फिर अगर मैं 6वीं यूनिट पे भी जाता हूं तो -6 हो जाती है, मतलब अब तो मैं -16, मतलब क्या 10 रुपये तो गए, ऊपर से 6 रुपये और चले गए, 16 रुपये का नुकसान हो रहा है अब मेरे पास। इसलिए हैंस कंज्यूमर विल रिड्यूस द कंजम्पशन, कंज्यूमर अपना कंजम्पशन कम कर देगा या बंद कर देगा। इस लेवल बाद, किस लेवल के बाद बंद कर देगा, जहां पे वो उपभोक्ता संतुलन जो है वो प्राप्त कर लेगा। अब आप बोलेंगे सर कि सर जब आप उपयोग सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पढ़ा रहे थे तब आपने बोला था कि सर जो 0 वाला पॉइंट होगा वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट होगा। हाँ, टोटल यूटिलिटी है तो मैक्सिमम तो यहाँ पे मिल रही है, लेकिन मैंने क्या बोला था, उसको हमें प्राइस के साथ कंपेयर करना पड़ेगा कि कितने रुपए पे कर रहा हूँ, कितने रुपए के बराबर यूटिलिटी मिल रही है। ये चीज़ भी देखना महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी भी अधिकतम संतुष्टि यहीं पे मिलेगी, लेकिन जब मैं उसको प्राइस के साथ कंपेयर किया तो भैया वो अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन ये है कि 3 यूनिट जो है वो कंज्यूम करना चाहिए। ये उपभोक्ता संतुलन होता है। क्या बात समझ में आ गई? और ये उपभोक्ता संतुलन जो है ना, मांग जो इसका ही पार्ट है, इसके लिए मैं पार्ट 3 लेके आऊंगा वीडियो का, उसमें हम जानेंगे कि मांग का नियम भी कैसे इसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि मैं यहाँ पे कंज्यूम स्टॉप कर दूंगा। चलिए जी, हाँ एक चीज कर सकता था मैं इसमें अभी भी, क्या सर यदि ये प्राइस जो है ना ये कम होती जाती तो, हाँ फिर ठीक है, यदि मैं यहाँ पे 4 रुपये कर दूं कीमत तो सर ठीक है, फिर कंटिन्यू कर लेंगे कंजम्पशन। यहाँ पे मैं प्राइस 0 तो नहीं कर सकता, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो जहाँ पे ऋणात्मक होगा वो तो मैक्सिमम पॉइंट है, 0 तो मैक्सिमम है, उसके नीचे तो आप नहीं जा सकते। प्राइसेस को कम यदि हमने किया तो इसलिए प्राइसेस जब कम होती हैं तो मांग बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी उपयोगिता ज़्यादा मिल रही होती है। अब जो टेबल हमने बनाई थी उसको हमने टेबल को क्या किया, कर्व पे डाल दिया। टेबल किस पे डाल दिया, कर्व पे डाल दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरी क्या है, यूटिलिटी है। कौन सी यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है ना। बेसिकली ये मैंने MUX कर्व बनाया, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बनाया है, और इधर मैंने एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी डाला है और इधर मैंने प्राइस डाला है, ठीक है जी। प्राइस लाइन तो ये है, प्राइस लाइन इधर है। प्राइस लाइन क्या है मेरी भैया, कांस्टेंट है। प्राइस लाइन को जब मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, क्योंकि वेयर MUX इक्वल्स टू PX। तो आप इसका दूसरी बात भी लिख सकते हैं कि सर जब मार्जिनल यूटिलिटी कर्व प्राइस कर्व को इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, मतलब कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कहते हैं। यहाँ MUX वक्र नीचे की ओर झुकी हुई है, जो यह दर्शाती है कि हर अगली इकाई के उपभोग पर प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घट रही है। क्यों, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्रियाशील है। PX क्षैतिज सीधी रेखा कीमत रेखा का प्रतिनिधित्व करती है। कीमत 10 रुपये प्रति इकाई निर्धारित है। ऐसी दशा में उपभोक्ता संतुलन बिंदु E पर स्थापित होता है, जहां उपभोक्ता वस्तु की 3 इकाइयों का उपभोग करने पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा है, बिंदु E। यहीं पर X वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर है, दैट इज MUX इक्वल्स टू PX, जो हमारी कंडीशन थी। यही उपभोक्ता संतुलन स्थापित होगा, ठीक है जी। तो टेबल से देख लिया, उसको समझ लिया। अब हमने उसी बात को कर्व से देख लिया। मैंने क्या किया, कर्व बना दिया, मतलब कि वक्र जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, बना लिया, इंटरसेक्ट कर गए, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाती है। बात ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद क्या है हमारे पास, 2 वस्तुओं की दशा में उपभोक्ता संतुलन। अभी हमने किस में देखा, सिंगल कमोडिटी, जब उपभोक्ता अपनी सारी आय एक कमोडिटी पे खर्च कर रहा था। अब उपभोक्ता अपनी आय 2 कमोडिटी पे खर्च करेगा, मतलब कि X कमोडिटी और Y कमोडिटी 2। तो देखते हैं, हम यह चर्चा कर चुके हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम एक वस्तु की दशा में ही लागू होता है। वास्तविक जगत में उपभोक्ता सामान्यतः एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है, ऑब्वियसली सिंगल वस्तु तो हम नहीं करते। ऐसी दशा में सम सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं सम सीमांत उपयोगिता का नियम को उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सहायक होता है। वह एक से अधिक वस्तुओं पर अपनी आय किस प्रकार खर्च करे कि कुल मिलाकर उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे। उद्देश्य अभी भी वही है, क्या, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है। कैसे खर्चा करूं जिससे कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे। और अब मैं कमोडिटी X और Y,
तो पहले सम सीमांत उपयोगिता नियम समझ लेते हैं। मान लेता हूं मैं कमोडिटी एक्स का कंजम्पशन करता हूं पहली यूनिट, 12 मुझे यहां पे यूटिलिटी प्राप्त होती है। बाय करता हूं तो 10 प्राप्त होती है। जैसे ही दूसरी करता हूं तो इससे मुझे 10 प्राप्त होती है और इससे मुझे 8 प्राप्त होती है। इससे तीसरी करता हूं तो यहाँ पे 8 और 6 होती है। ऐसे करके ये लाइन चलता रहेगा। अब मुझे बताइए मैं पहला रुपये कौन सी कमोडिटी पे खर्च करूंगा? पहला रुपये कौन सी कमोडिटी पे खर्च करूंगा? सर इस पे, क्योंकि यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही। दूसरा रुपये किस पे करूंगा? इस पे। हाँ सर 10 अभी भी ज़्यादा है। तीसरा, अब 8 पे नहीं करूंगा, तीसरा रुपये बाय कमोडिटी पे खर्चा करूंगा। सम सीमांत उपयोगिता नियम कि जब मैं पैसे 2 कमोडिटी पे खर्च कर रहा हूं तो जब अगला पैसा होगा, नेक्स्ट जो मनी होगा, मैं उस पर खर्चा करूंगा जिससे मुझे मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कमोडिटी एक्स है कि बाय है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कमोडिटी एक्स है कि बाय है। मैं सिर्फ एक्स पे कंजम्पशन नहीं करते जाऊंगा। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं हम? उपयोगिता सम सीमांत नियम। सम सीमांत उपयोगिता नियम। सम सीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिस्थापन का नियम, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी से मैं रिप्लेस कर रहा हूं, भी कहलाता है। इसे गोसेन का अधिकतम संतुष्टि का दूसरा नियम भी कहा जाता है। एकल वस्तु के अंतर्गत उपभोक्ता संतुलन की दशा में हम यह मान लेते हैं कि उपभोक्ता की समूची आय एक ही वस्तु पर खर्च हो जाती है। दो वस्तुओं की दशा में उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करने के लिए दोनों वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय इस प्रकार खर्च करे, इस प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करे कि उससे कुल मिलाकर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। दो वस्तुएं खरीदते समय उपभोक्ता इस बात को ध्यान में रखता है कि मुद्रा की अंतिम इकाई, जो आखिरी पैसा खर्च कर रहा है, से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं प्रत्येक व्यय पर एक समान या बराबर हों, है ना। हमने देखा था ना एग्जांपल में 10-10 था, उसके बाद 8 पे आया, पहले 10-10 को कंप्लीट किया, उसके बाद 8-8 को कंप्लीट करेगा। ऐसा नहीं 8 से सीधे 6 पे आ जाएगा, तो उसके बराबर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि तभी प्राप्त हो सकती है कि दो भिन्न वस्तुओं को खरीदने पर उसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं सम, मतलब कि बराबर हों। ठीक है, तो आवश्यक शर्तें, एसेंशियल कंडीशंस हमारे पास कुछ। एक वस्तु एक्स पर खर्च किए गए रुपए पर प्राप्त सीमांत उपयोगिता दूसरी वस्तु पर खर्च किए गए रुपए पर सीमांत उपयोगिता के बराबर हो, सम सीमांत। समीकरण के रूप में इसे हम निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बाय इज डिवाइडेड बाय कमोडिटी, मतलब कमोडिटी पी की प्राइस। अभी तक मेरे पास फॉर्मूला था सिंगल कमोडिटी में MUX इक्वल्स टू PX, ठीक है जी। लेकिन मैं जैसे ही दो कमोडिटी पे आता हूं मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X डिवाइडेड बाय प्राइस X इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बाय डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बाय। जब ये बराबर हो जाएगा, ये क्या आ रही मेरी इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, दोनों यूटिलिटी जब बराबर आ जाएंगी जिस पॉइंट पे, वहां पे मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मतलब कि उपभोक्ता संतुलन प्राप्त हो जाएगा। अभी इसको एग्जांपल समझेंगे कैसे, है ना। ये कंडीशन जरूर याद रखिएगा आप। इसके बाद है, इस दशा में ही उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सकती है, इससे कम या अधिक की दशा में अधिकतम संतुष्टि नहीं मिल सकती। उदाहरण के लिए MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MU बाय PY की स्थिति में हो, अर्थात एक वस्तु X से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता दूसरी वस्तु Y से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता से अधिक हो, तो उपभोक्ता दूसरी वस्तु Y से कुछ व्यय पहली वस्तु X के लिए हस्तांतरित कर देगा। इसका परिणाम यह होगा कि MUX घट जाएगी और MUY बढ़ जाएगी। यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा तब तक कि हमें MUX अपॉन PX या इक्वल्स टू MUY अपॉन PY प्राप्त नहीं हो जाता। इसी प्रकार जब MUX अपॉन PX इज लेस देन MUY अपॉन PY की स्थिति हो, अर्थात दूसरी वस्तु Y से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता पहली वस्तु X से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता से अधिक हो, तो उपभोक्ता वस्तु पर होने वाले खर्च का भाग 5 मतलब Y वस्तु पर हस्तांतरित कर देगा। परिणाम स्वरूप MUY घट जाएगी और MUX बढ़ जाएगी। यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा तब तक कि हमारी MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY नहीं हो जाती। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता यथास्थिर रहना उपयोगिता चूंकि मुद्रा के रूप में मापी जाती है, इसलिए यह जरूरी है कि MUM
का मापदंड यथास्थिर रहना चाहिए। जैसे कि हमने पहले सिंगल कमोडिटी में देना था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी शुड बी रिमेन्स कांस्टेंट, अर्थात मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अपरिवर्तित रहना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन हमें नहीं दिखना चाहिए। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होना ही चाहिए। एमयू निश्चित रूप से घटती जाएगी जैसे जैसे वस्तु की अधिक इकाइयां खरीदी जाएंगी। यदि एमयू बढ़ने लगती है तो उपभोक्ता उस वस्तु का उपभोग बंद कर देगा। इसी प्रकार दो वस्तुओं के लिए संतुलन प्राप्त नहीं हो सकेगा। दो वस्तुओं की दशा में उपभोक्ता संतुलन ज्ञात करने का सूत्र क्या है कि सर, जब प्राइस पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, पी वाई मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी बाय, एम यू एक्स मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। तो फॉर्मूला क्या मिलता है मुझे, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाता है एम यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई एम यू वाई इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो कुछ नहीं हुआ, क्या था जो मेरा सिंगल कमोडिटी में फॉर्मूला था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इक्वल्स टू प्राइस एक्स। अब मैंने प्राइस एक्स की जगह क्या कर दी यहाँ पे, एम यू एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स मल्टीप्लाइड बाय द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बाय इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मतलब अल्टीमेटली मुझे क्या करना, जितने रुपए मैं खर्च कर रहा हूँ उतने रुपए के बराबर मुझे उपयोगिता मिलनी चाहिए, तो उपभोक्ता संतुलन है। तो बात वही बोल रहा हूँ जो पहले सिंगल कमोडिटी में बोला था, दूसरी कमोडिटी में, बस कहने का तरीका जो है थोड़ा सा बदल गया है। तो आप दोनों में से कोई भी कंडीशन को याद रख सकते हैं, लेकिन ये वाली जो फर्स्ट वाली कंडीशन है ये रखना, याद रखना आसान होती है, ठीक है जी। तो हम इसी को याद रखेंगे, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति हम प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण, एक उपभोक्ता के पास 6 रुपये हैं, है ना, क्योंकि सबकी इनकम जो है रिसोर्सेस लिमिटेड है। वह वस्तु एक्स वस्तु तथा बाय वस्तु दोनों खरीदना चाहता है। दोनों वस्तु की कीमत प्रति इकाई 1-1 रुपया है, मतलब एक्स भी 1 रुपये का मिल रहा है, बाय भी 1 रुपये का मिल रहा है। निम्नांकित सूचना से उपभोक्ता संतुलन एक्स तथा वाई की दशा में ज्ञात कीजिए। दोनों कमोडिटी केस में आपको उपभोक्ता संतुलन बताना कैसे आएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे यूनिट 1 2 3 4 5 यूनिट, है ना। एम यू एक्स और जो सेकंड वाला है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, एम यू बाय, एम यू एक्स और एम यू बाय होना चाहिए। तो द सेकेंड थिंग इज एम यू बाय। अब ध्यान से देखिएगा, कितने रुपए मेरे पास, 6 रुपए हैं। पहला रुपए कहाँ खर्चा करूँगा, क्योंकि यहाँ पे 25 मिल रहा है और यहाँ पे 30 मिल रहा है। तो पहला रुपए कहाँ पे खर्च करूँगा, मैं y1 कर लेता हूँ। दूसरा रुपए कहाँ पे करूँगा, y2 कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ से मुझे ज़्यादा मिल रही है। अब तीसरा रुपए कहाँ पे खर्च करूँगा मैं, x1, क्योंकि यहाँ से 25 मिल रही है मुझे। चौथा रुपए कहाँ पे खर्चा करूँगा, 25 के बाद बड़ा आइटम क्या है, 20, मतलब x1 कर लूँगा। तीसरा कहाँ कर लूँगा, इस पे कर लूँगा, ये भी खरीद लिया मैंने क्योंकि यहाँ भी मुझे उसके बाद बड़ा फिगर है। तो x1 ये x2 है और ये x3 है। फिर किस पे करूँगा, इस पे करूँगा क्या, नहीं, 10 मिल रही है, यहाँ पे 15 मिल रही, तो मैं क्या करूँगा, बाय 3 करूँगा। तो मैंने क्या किया, x कितना खरीदा, 3, और 1 रुपये का है तो 3 रुपये खर्च यहाँ कर दिए, बाय 3 खरीदा, 1 रुपये का है तो 3 रुपये यहाँ खर्च कर दिए। टोटल कितने रुपये 6 कर दिए मैंने, 6। तो 6 रुपये खर्चा कर दिया। अब यूटिलिटी कितनी प्राप्त किया मैंने, सबको प्लस कर लेते हैं, है ना। तो पहले से मुझे बाय खरीदा 30 मिली थी, फिर मुझे 26 मिली थी, फिर मुझे 25 मिली थी, फिर मुझे 20 मिली थी, फिर मुझे 15 और फिर मुझे 15। ये टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड। तो 6 + 5 11 + 10 21, 1 2 कैरी, 5 7 9 11 11 + 2 13। तो 131 जो है टोटल यूटिलिटी मैं प्राप्त कर रहा हूँ वाई स्पेंडिंग 6 रुपीज़ ऑन कमोडिटी एक्स एंड वाई। तो देखो अब मेरी कंडीशन, एम यू एक्स कितना है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। अच्छा एक बात और, इसमें जब दोनों ही कमोडिटी की प्राइस अगर सेम होती है तो हमारा फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि पी एक्स और पी वाई को लिखने कोई मतलब नहीं जब 1-1 रुपये प्राइस है। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम यू एक्स इक्वल्स टू एम यू बाय, तो 15 लास्ट कंजम्पशन से और इधर भी लास्ट कंजम्पशन से 15। और यदि मैं इस फॉर्मूले को लगाऊंगा तो 15/1 इक्वल्स टू 15/1, बात बराबर है, ठीक है। जब कीमत बराबर है
तो हमारा फॉर्मूला हो सकता है mu x इक्वल्स टू mu y। चलिए, हाँ, तो कंजम्पशन पैटर्न देख सकता हूं मैं यहाँ पे। कंजम्पशन पैटर्न क्या है? इट इज अ कमोडिटी बाय, इट इज अ कमोडिटी बाय। तो यहाँ पे मुझे कंजम्पशन पैटर्न देखना है कि मेरे पास इनकम जो है वो लिमिटेड है, मतलब सीमित है, उसको मैं कैसे खर्च करूंगा। तो सबसे पहले 1 रुपए मैं किस पे खर्च करने वाला हूं जिससे मुझे सबसे अधिक यूटिलिटी मिल रही होगी। तो मैं पहला 1 रुपए कमोडिटी बाय पे खर्चा करूंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे 30 यूटिलिटी मिल रही है। उसके बाद कहाँ करने वाला हूं मैं? 25 की 26, तो मैं करूंगा सर 26 पे। उसके बाद फिर मैं 25 मतलब x खरीदूंगा। फिर मैं किसको खरीदने वाला हूं? x ही खरीदूंगा क्योंकि x से ज्यादा मिल रही। फिर भी x खरीदूंगा क्योंकि यहाँ पे बाय की भी बराबर है, फिर बाय खरीदूंगा। और यहाँ पे देखो मैंने 3 रुपए इधर खर्च कर दिए, 3 रुपए इधर खर्च कर दिए, तो टोटल मेरे कितने रुपए खर्च हो गए? x कमोडिटी 3x प्लस 3y, तो 3 रुपए इधर खर्च हो गए, 3 रुपए इधर खर्च हो गए, टोटल 6 रुपए खर्च हो गए। और उससे मुझे कितनी यूटिलिटी मिल गई सबका समीशन कर लेंगे हम। समीशन करने पे क्या आएगा? 30 प्लस 26 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 15, और ये हो गया हमारा समीशन। तो समीशन करेंगे कितना हो जाएगा? 13 प्लस 26 56 प्लस 25 81 प्लस 101 और 30, तो 131, मतलब 6 रुपए करके मैंने 131 यूटिल्स में यूटिलिटी यहाँ पे प्राप्त की है। ठीक है जी। और देखो मेरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि सर उपभोक्ता संतुलन की जो कंडीशन होती है दो कमोडिटी के केस में, वो होती है कि सर जब MU(x) अपॉन PX इज इक्वल्स टू MU अपॉन P/। ठीक है जी। तो MU(x) कितना है लास्ट यूनिट पे? 15, और 1 रुपये इसकी प्राइस है, और इधर कितना है? 15, और 1 रुपये इसकी प्राइस है। तो मेरी कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। और दूसरी बात, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब दो कमोडिटी हैं और दोनों का प्राइस अगर सेम है तो उपभोक्ता संतुलन की जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी? सीधा हम लिख सकते हैं वेयर MU(x) इज इक्वल्स टू MU(y). लेकिन कहां पे देखना है ये? जब वो लास्ट कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है वहां पे हमें ये कंडीशन को पुट करके देखना है, ना कि फर्स्ट या सेकंड कंजम्पशन पे। जिस यूनिट पे वो लास्ट देख रहा है, लास्ट कंजम्पशन जिस यूनिट को कर रहा है, वहां पे हमें मार्जिन यूटिलिटी को चेक करना होता है। बात ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद हम बढ़ेंगे। यहां उपभोक्ता के पास 6 रुपए थे। एक विवेकशील उपभोक्ता अपना प्रथम रुपया बाय वस्तु पर खर्च करेगा जिसमें उसे मिलने वाली उपयोगिता 30 है। दूसरा रुपया पुनः वो बाय वस्तु पर ही खर्च करेगा क्योंकि उससे उसे मिलने वाली उपयोगिता 26 है। तीसरा रुपया वह वस्तु पर खर्च करेगा जिससे उसे 25 उपयोगिता प्राप्त हो रही है। चौथी रुपया भी x वस्तु पर ही खर्च करेगा क्योंकि उससे उसे 20 उपयोगिता प्राप्त होती है। पांचवा रुपया x वस्तु पर खर्च करेगा जिससे उसे 15 उपयोगिता मिलेगी। छठा रुपया वो y वस्तु पर खर्च करेगा जिससे उसे 15 उपयोगिता प्राप्त होगी। तो हमने ये कंजम्पशन पैटर्न जाना कि कहां कहां पे वो खर्चे कर रहा है। इस प्रकार कुल उपयोगिता 131 131 हो जाएगी। 30 प्लस 26 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 15 प्राप्त होगी। जो अधिकतम उपयोगिता होगी किसी अन्य संयोजन से कुल उपयोगिता 131 नहीं मिलेगी। पांचवा तथा छठवां रुपया दोनों समान उपयोगिता प्रदान कर रहा है। यही को हम क्या बोल इसी बात को हम क्या बोल रहे हैं? उपभोक्ता संतुलन दो वस्तुओं की स्थिति में। अब इस चीज को हम किससे देखेंगे? क्रमवाचक। अब क्रमवाचक जो होता है वो क्या बोलता है कि आप ना दो वस्तुओं कंज्यूम करो, लेकिन उनसे मिलने वाली यूटिलिटी को हम नंबर्स में नहीं बता पाएंगे। आप बस इतना बता सकते हैं कि मुझे बनाना अच्छा लगता है कि एप्पल अच्छा लगता है। इन दोनों में से कोई एक स्थिति बता सकते हैं। तो हम क्रम अनुसार देखेंगे कि हम क्रम में बताएंगे कौन सी वस्तु को हम पहले रखेंगे, फिर उसके बाद दूसरी वस्तु को रखेंगे। तो क्रमवाचक गणना में, क्रमवाचक दृष्टि से जब हम उपभोक्ता संतुलन देखते हैं तो इंडिफरेंस कर्व बनाना होगा और उस इंडिफरेंस कर्व में हम उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? पहले इंडिफरेंस कर्व पढ़ना पड़ेगा। उदासीनता वक्र हम इसको हिंदी में कहते हैं। इसको हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। जैसे याद करो जब हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे थे तब हमें उपयोगिता को समझना पड़ा कि उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी को समझा। उसके बाद हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम देखा गणनावाचक दृष्टि से। अब हम क्रमवाचक दृष्टि से क्या देखना चाहते हैं?
उपभोक्ता संतुलन देखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? पहले हमें उदासीनता वक्र मतलब कि इंडिफरेंस कर्व को हमें समझना पड़ेगा। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कैसे इसको बनाया जाता है, ठीक है जी। तो उपभोक्ता अधिमान, उदासीनता वर्ग तथा उदासीनता चित्र, मतलब उसको कर्व के माध्यम से देखेंगे और उदासीनता वक्र क्या है, दोनों को हम समझेंगे। उदासीनता तटस्थता वक्र की अवधारणा। तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र की अवधारणा मूलतः एडवर्ड के मस्तिष्क की उपज है, जो वर्ष 1881 में प्रकाशित हुई। तत्पश्चात 1906 में इसे पैरेटो ने विकसित किया, किंतु इसे पूर्णतः विकसित करने का श्रेय प्रोफेसर जे.आर. हिक्स को जाता है। किसको जाता है? जे.आर. हिक्स, जिन्होंने 1939 में इसे प्रतिपादित किया। यह अवधारणा क्रमवाचक उपयोगिता के विचार पर आधारित है। तटस्थता या उदासीनता वक्र विश्लेषण यह मानकर चलता है कि उपयोगिता एक गणनावाचक विचार नहीं है, अपितु एक क्रमवाचक विचार है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि उपयोगिता को नंबर्स में नहीं बदल सकते, लेकिन हम क्रम में बदल सकते हैं कि एप्पल अच्छा लगा कि हमें बनाना अच्छा लगा। इस चीज को बताना ज्यादा आसान है एज कंपेयर कि आपको एप्पल से कितनी यूटिलिटी मिली और बनाना से कितनी यूटिलिटी मिली। इस प्रकार उपयोगिता के परिणात्मक मापन की कठिनाई हटा दी जाती है। तटस्थता वक्र विश्लेषण आय पर ध्यान देता है। इस प्रकार यह मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के स्थिर रहने की मान्यता को भी दूर करता है। क्रमवाचक उपयोगिता विचार इस बात पर बल देता है कि उपभोक्ता अपने अधिमान मतलब कि प्रेफरेंस का क्रमांकन कर सकता है, क्रम अनुसार रख सकता है उनको, कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु की तुलना में अधिमान क्यों दिया जाए। उपभोक्ता द्वारा दो वस्तुओं का उपभोग संयोजन बंडल कहलाता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता के विचार को अमान्य कर दिया है। उनका कहना है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तत्व है और उपयोगिता को पूर्ण रूप से मापना असंभव है। ठीक है जी। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स मान रहे हैं कि सर ये बात जो है ना वो ठीक नहीं है और काल्पनिक भी है कि बताओ यूटिल्स कितनी आई, कितनी यूटिलिटी आई। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, प्रेफरेंस तो बता सकते हैं कि मैंने आपको एक एप्पल दिया और एक बनाना दिया, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ बताइए एप्पल ज़्यादा अच्छा लगा कि बनाना ज़्यादा अच्छा लगा, आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँ बताइए एप्पल से कितनी यूटिलिटी मिली और बनाना से कितनी मिली, तो आपके लिए बता पाना असंभव है, लगभग असंभव है। ये व्यावहारिक समस्या थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए हम क्रमवाचक देखते हैं और क्रमवाचक देखने के लिए हमें इंडिफरेंस कर्व को समझना पड़ेगा, उदासीनता वक्र को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बात ठीक है जी। चलिए फिर उनका यह भी मत है कि उपभोक्ता अपने अधिमान मतलब कि प्रेफरेंस के अनुसार वस्तु तथा सेवाओं को विभिन्न संयोगों का क्रमांकन कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करता है, सेब, फल और आम का, तो निम्नलिखित संभावनाएं हो सकती हैं। वह चाहे तो आम की अपेक्षा सेब फल को अधिमान दे, प्रेफरेंस दे, वह चाहे तो सेब फल की अपेक्षा आम को अधिमान दे, वह सेब फल तथा आम दोनों के बीच तटस्थ या उदासीन रहे, मतलब दोनों इसको बराबर यूटिलिटी देते हों, दोनों के समान अधिमान है और दोनों से ही उसे समान मात्रा में संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तो तीन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हमारा। क्या कि भैया पहले वो किसको आगे रख रहा है, यहाँ पे हमने क्या क्या लिया है, सेब फल, तो वो सकता है कि सर पहले नंबर पे मेरे लिए क्या है, सेब फल है, उसके बाद आम है, पहला कॉम्बिनेशन बना सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन बोलेगा सर मेरे लिए पहले नंबर पे आम है, फिर मेरे लिए क्या है, सेब फल है, दो क्रम हो गए। तीसरा क्रम क्या बनेगा, सर कुछ भी ले लो, मेरे लिए दोनों क्या हैं, बराबर हैं, मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। तो ये तीसरा कॉम्बिनेशन हो गया। कुछ भी चूज करता है, इसमें क्या है वो इंडिफरेंट हो सकता है, उसकी चॉइस पर निर्भर करेगा कि वो किसको सेलेक्ट करना चाह रहा है। यह दृष्टिकोण गणनावाचक 1 2 3 4 5 आदि नहीं है, अपितु क्रमवाचक प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम आदि है, जिसे क्रमांकन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में यदि उपभोक्ता आम की अपेक्षा सेब फल अधिक पसंद करता है तो वह निश्चित ही प्रथम अधिमान सेब फल को देगा और दूसरा अधिमान आम को देगा। अधिमान के क्रमांकन का यह प्रकार क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण कहलाता है। क्रमानुसार हम जमा रहे हैं चीजों को जो जैसी पसंद आई। तटस्थता उदासीनता वर्ग का अर्थ, जब कोई उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है तो कुछ संयोग उपलब्ध रहते हैं जो उसे उतनी ही कुल संतुष्टि प्रदान करते हैं। ऐसे संयोग की रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुति तटस्थता या उदासीनता वक्र कहलाती है। बात समझिएगा, हमारे पास ना कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे और उन कॉम्बिनेशंस को जब हम कर्व पर डाल देंगे तो वो क्या बन जाता है, इंडिफरेंस कर्व बन जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि वो उनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर ले, हर एक कॉम्बिनेशन से मिलने वाली उपयोगिता जो होती है वो बराबर होती है। हर एक कॉम्बिनेशन से मिलने वाली उपयोगिता बराबर होती है। उन कॉम्बिनेशन के बंडल को जब हम एक कर्व पर डालते हैं तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, इंडिफरेंस कर्व बन जाता है।
सारांश में तटस्थ वक्र का आशय दो वस्तुओं के बंडलों के संयोगों के रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शन है जिनके बीच उपभोक्ता तटस्थ रहता है। तटस्थ वक्र बिंदु का एक पथ लोकस पॉइंट होता है जो दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। किसी भी संयोग पे जाएगा उसको मिलने वाली उपयोगिता जो है वो बराबर होगी। ठीक है जी। तो एक बार हम जरा बंडल देख लेते हैं कि बंडल कौन कौन से बन रहे हैं। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, सेवफल तथा आम का संयोग बनाया और कितने संयोग बन गए हमारे पास, P, Q, R, S और T, 5 संयोग यहां पे बन गए। तो पहला संयोग P संयोग में हमने देखा कि वो एक सेवफल लेता है और 15 आम लेता है, उसको मिलने वाली यूटिलिटी बराबर है। लेकिन वो 2 सेवफल लेता है और 10 आम लेता है तो भी मिलने वाली यूटिलिटी बराबर है। तीसरा संयोग बोलता है कि 3 सेवफल दे दो तो 6 आम दे दो तो भी बराबर है मेरे लिए। 4 सेवफल के साथ 3 आम में काम चला लेगा और 5 आम के साथ 5 सेवफल के साथ 1 आम, इनकी सभी कॉम्बिनेशन में उसको मिलने वाली यूटिलिटी क्या है, बराबर है। ठीक है जी। तो ये टेबल याद रखेंगे। अब इसी टेबल को क्या करूंगा मैं, इसी टेबल को मैं क्या करने वाला हूं कि सर कर्व में डाल दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। ठीक है जी। तो मैं इसको क्या करता हूं, कर्व में डालता हूं। आप देखिए कैसे बन जाएगा मेरा कर्व। मैंने y एक्सिस पे ले लिया मैंगो आम और x एक्सिस पे ले लिया एप्पल। ठीक बात है जी। अब देखो पहला कॉम्बिनेशन क्या था कि सर 15 मैंगो और 1 एप्पल, तो पॉइंट ये बना था। दूसरे में क्या था, क्यों में 2 एप्पल 10 मैंगोस, फिर इधर 3 एप्पल 6 मैंगोस, 4 एप्पल 3 मैंगोस और 5 एप्पल 3 मैंगोस। यहाँ पे 6 मैंगोस होंगे, यहाँ पे 9 मैंगोस होंगे। ठीक है जी। चलो तो ये मेरा क्या बन जाता है, इंडिफरेंस कर्व बन गया। अब मैं चाहूँ P कॉम्बिनेशन लूँ, Q लूँ, R लूँ, S लूँ और T लूँ, सभी कॉम्बिनेशन पे क्या हूँ मैं, इंडिफरेंट हूँ। सभी कॉम्बिनेशन से मिलने वाली मेरी उपयोगिता बराबर है। बात समझिएगा, अभी उपभोक्ता संतुलन नहीं आएगा। जैसे हमने उपयोगिता मतलब कि गणनावाचक में देखा था, पहले उपयोगिता को समझा था, फिर उपयोगिता को हमने कंपेयर किया था प्राइसेस के साथ, तो हमें क्या मिला था, उपभोक्ता संतुलन मिला था। यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व को हम कंपेयर करेंगे बजट लाइन में, कस्टमर की बजट लाइन के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, उपभोक्ता संतुलन मिलेगा। बात ठीक है जी। चलो यहाँ उपभोक्ता सेवफल तथा आम के बीच 5 संयोगों में से तटस्थ है, सब बराबर हैं सर। उसके लिए P वही संतुष्टि प्रदान करता है जो Q करता है, जो R करता है, जो S करता है और जो T करता है। इसे निम्न रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भैया कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो मेरे को मिलने वाली संतुष्टि पूर्ण है। इसको ऐसे समझिए कि आपको भूख लगी है तो आपसे पूछा गया कि भैया एक काम करो, 1 एप्पल ले लो, 15 मैंगो ले लो। आपने बोला बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा। मैंने दूसरा ऑप्शन दिया कि 2 एप्पल के साथ 10 मैंगो दे दूं। आपने बोला ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें ही मेरा पेट भर जाएगा। वैसे ही मैंने आपको R, S और T जो कॉम्बिनेशन है वो ऑफर किया, आपने सब में बोला कि सर कोई भी कॉम्बिनेशन दे दीजिए, मुझे सब बराबर कॉम्बिनेशन है, मुझे किसी में भी कम यूटिलिटी नहीं मिलेगी, सब में मुझे मिलने वाली यूटिलिटी बराबर होगी। यहाँ IC1 मतलब कि इंडिफरेंस कर्व 1 तटस्थ वक्र का प्रतिनिधित्व करती है। इसे विभिन्न संयोगों को मिलाकर जैसा कि ऊपर वर्णित है दर्शाया गया है। अतः यह है सरलता पूर्वक कहा जा सकता है कि P, Q, R, S, T संयोगों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यही कारण है कि इन संयोगों के बीच उपभोक्ता तटस्थ है, जिसे कुल मिलाकर तटस्थ समूह कहते हैं, इंडिफरेंस सेट कहते हैं। तो जो इंडिफरेंस कर्व की फैमिली है उसको हम इंडिफरेंस मैप भी कहते हैं। तो हमारे पास और भी इंडिफरेंस कर्व बन सकते हैं। अभी तो हमने एक इंडिफरेंस कर्व बनाया था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व बना दिए मैंने, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंडिफरेंस मैप। द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व नोन एज इंडिफरेंस मैप। मतलब मैंने क्या किया, इंडिफरेंस कर्व का परिवार बना दिया, उसको हमने क्या बोल दिया, इंडिफरेंस मैप बना दिया। अब देखो मेरा IC1 एक इंडिफरेंस कर्व ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 4 इंडिफरेंस कर्व बना दिए। ठीक है जी। चलो देखते हैं क्यों बनाए। तटस्थ चित्र का आशय, अब ये क्या है, तटस्थ चित्र, तटस्थ वक्रों के समूह में से प्रत्येक एक
ही संतुष्टि का स्तर दर्शाता है। वस्तुतः यह तटस्थता वक्रों का परिवार है जो बंडलों में दो वस्तुओं को उपभोक्ता के अधिमान को दर्शाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि उपभोक्ता किसी एक तटस्थ वक्र के साथ तटस्थ रहता है, किंतु वह विभिन्न तटस्थ वक्रों के बीच तटस्थ नहीं रहता है। एक ऊंची तटस्थता वक्र सदैव ऊंचे स्तर की संतुष्टि को दर्शाता है, जैसा कि निम्नांकित चित्र में स्पष्ट किया गया है। बात समझिएगा, IC1 जो है वो IC1 के सारे पॉइंट्स मुझे समान उपयोगिता देते हैं, लेकिन IC2 जो है क्योंकि उसके ऊपर है तो इससे मिलने वाली उपयोगिता IC1 से मिलने वाली उपयोगिता से अधिक होगी। उसी प्रकार IC3 इंडिफरेंस कर्व 3 से मिलने वाली उपयोगिता इंडिफरेंस कर्व 2 से मिलने वाली उपयोगिता से अधिक होगी। उसी प्रकार इंडिफरेंस कर्व 4 से मिलने वाली उपयोगिता इंडिफरेंस कर्व 3 से मिलने वाली उपयोगिता से अधिक होगी, क्योंकि ये ऊपर में बन रहा है। मतलब कि ऐसे मान सकते हैं इसको कि सर ये वाला जो कॉम्बिनेशन था मेरा, ये वाला कॉम्बिनेशन अगर इधर 15 है और इधर 1 है तो सर ये 15 और 1 वाला कॉम्बिनेशन स्टार्ट होता है। और तो इसकी मैं बात करूंगा सर, देखो ऊपर में जा रहा है ये, है ना, और इधर भी ऊपर आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे दो कमोडिटी हैं एक्स एक्सेस पे और इधर ये 15 है तो ये 18 है। ठीक है जी सर, तो देखो सर यहाँ पे कमोडिटी बढ़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कमोडिटी बढ़ जाती हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कमोडिटी हमारे 15 और 1 16 थी, यहाँ पे कमोडिटी 18 + 2 20 हो जाती है। तो कमोडिटी की संख्या बढ़ने से यूटिलिटी बढ़ेगी, इधर और कमोडिटी बढ़ जाएंगी मेरी। ठीक है जी, उधर देखूंगा मैं तो मेरी और कमोडिटी बढ़ जाएंगी। तो कमोडिटी बढ़ाते जाएंगे तो मेरी उपयोगिता भी बढ़ते जाएगी। ठीक है जी, तो ये बढ़ते जा रहा है। अब क्यों बढ़ रहा है? कमोडिटी कब बढ़ेगी? जब मेरी आय बढ़ेगी। तो कम आय वाला व्यक्ति IC1 को ही हो सकता है वो अफोर्ड कर सके, कोई हो सकता है IC2 को, कोई हो सकता है IC3 को, कोई हो सकता है IC4 को, है ना। उसकी इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करेगा। लेकिन एक इंडिफरेंस कर्व पे कोई भी ऑप्शन चूज करेगा तो उपयोगिता बराबर होने वाली है। एक इंडिफरेंस कर्व का मतलब ये है कि हमारे इस कर्व के किसी भी बिंदु पे वो ऑपरेट कर सकता है, किसी भी बिंदु को वो सेलेक्ट कर सकता है। बात समझ में आ गई? ये हमने क्या सपना समझा? इंडिफरेंस मैप हमने अभी तक समझा है। अब यहां 4 भिन्न भिन्न तटस्थ वक्र हैं, IC1 2 3 4। प्रत्येक तटस्थ वक्र भिन्न भिन्न स्तर पर संतुष्टि को स्तर को दर्शाती है। IC2 तुलनात्मक दृष्टि से IC1 से अधिक संतुष्टि को दर्शाती है। IC3 तुलनात्मक दृष्टि से IC2 से अधिक संतुष्टि को दर्शाती है। IC4 तुलनात्मक दृष्टि से IC3 से अधिक संतुष्टि दर्शाती है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं IC4 इज ग्रेटर देन IC3, IC3 इज ग्रेटर देन IC2, IC2 इज ग्रेटर देन IC1। ये हम इस तरह से सीक्वेंस या हम इसको एक रूप में लिख सकते हैं। बात ठीक है जी। चलिए फिर क्या है? एक सुरा अधिमान, मतलब कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस से आशय हमारा इस बात से है कि यदि किसी व्यक्ति को सेव फल पसंद है, ठीक है जी, और उसको आम कम पसंद है, तो वो हमारे कौन से ऑप्शन को चूज करने वाला है? सर जिसमें सेव फल की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि वो सेव फल को पसंद करता है। और वहीं पे यदि किसी व्यक्ति को आम ज्यादा पसंद है तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करेगा? जिसमें आम की संख्या ज्यादा है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस मतलब जो व्यक्ति, जो उपभोक्ता जिस वस्तु को अधिक पसंद करता है वो उसी कॉम्बिनेशन को चूज करेगा जिसमें उसकी मात्रा अधिक होगी। ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, एक सुरा अधिमान है। अब वो कुछ भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर ले, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें तो किसी भी बिंदु पे, हर एक बिंदु पे मिलने वाली उपयोगिता समान है, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। एक सुरा अधिमान, एक सुरा अधिमान उस स्थिति को कहते हैं जब अधिक वस्तुओं का उपभोग करने से अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है, अर्थात उपभोग में वृद्धि होने के साथ साथ कुल उपयोगिता भी बढ़ती जाती है। मतलब यहाँ पे उपयोगिता ह्रास नियम नहीं लगता, क्योंकि किसी को अगर आम पसंद है तो आम खाता जाएगा, उसको अच्छा लगेगा। आधुनिक अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि तटस्थता का वक्र विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता के अधिमान एक सुरे, मतलब कि मोनोटोनिक होते हैं। एक सुरे अधिमानों के अनुसार एक उपभोक्ता सदैव उस संयोगों को प्राथमिकता देगा जिसमें दोनों वस्तुएं अधिक होती हैं, या कम से कम एक वस्तु अधिक होती है पर जो दूसरे बंडल की तुलना में उससे कम नहीं होती है। ठीक है जी, तो उसको वो प्रेफरेंस देने वाला है, उसी को हम बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। उदाहरण के लिए मान लीजिए दो वस्तुएं सेव फल A और आम B है। मान लीजिए विभिन्न बंडल निम्न प्रकार हैं: 10A 10B, 10 एप्पल 10 बनाना। द्वितीय 7 एप्पल 7 बनाना। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे मिलने वाली उपयोगिता अधिक होगी, तो कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करेंगे? फर्स्ट। यहाँ उपभोक्ता प्रथम बंडल का अधिमान दूसरे बंडल के तुलना में एक सुरा अधिमान कहलाएगा, क्योंकि प्रथम बंडल से सेवफल तथा आम दोनों की संख्या क्या है? अधिक है, दूसरे वाले में कम है। ठीक बात है जी। चलिए मान लीजिए दो विभिन्न बंडल निम्न प्रकार हैं। अब क्या है? 10 एप्पल
7 बनाना। अब यहाँ पे 9 एप्पल 7 बनाना, मतलब बी हमने किसको दिया था, आम को दिया था। यह उपभोक्ता अधिमान प्रथम मंडल को होगा, इससे एक सुरा अधिमान कहा जाएगा। इसका कारण है कि प्रथम मंडल में सेव फल अधिक हैं, आम उतने ही हैं, मतलब आम की संख्या दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पे सेव फल एक अधिक है, तो हम किसको देंगे, एक सुरा अधिमान प्रथम मंडल को देने वाले हैं। चलिए फिर प्रतिस्थापन की सीमांतर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब याद कीजिएगा चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा था हमने, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, और यहां पर क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। अब जैसे कि हमने देखा था जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ रहे थे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमने देखा था कि एक वस्तु का अगर मुझे एडिशनल प्रोडक्शन करना है तो दूसरी वस्तु का प्रोडक्शन सेक्रीफाइस करना पड़ता था। अब यहां भी मैंने जो कॉम्बिनेशंस देखे थे, उन कॉम्बिनेशन में अगर आपको याद हो तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या था मेरे पास, यहां पे मेरे पास एप्पल है और यहां पे मेरे पास बनाना है, तो एक एप्पल लेता हूं तो मेरे पास 15 बनाना मिल जाते हैं। जैसे ही मैं दूसरा एप्पल लेता हूं तो मुझे 12 बनाना मिलते हैं। जैसे ही मैं तीसरा एप्पल लेता हूं तो मुझे 8 बनाना मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 8 बनाना मिलने वाले हैं यहाँ पे मुझे, ठीक है। अब जैसे ही मैं 4 एप्पल करता हूं तो मुझे मिलने वाले बनाना की संख्या 3 हो जाती है। अब बात समझिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS। अब MRS क्या होगा, फर्स्ट यूनिट पे कुछ नहीं होगा, यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट गेन। तो क्या सेक्रीफाइस किया मैंने, 3 बनाना इज सेक्रीफाइस टू गेन 1 एप्पल। फिर इधर मैंने क्या किया, 4 banana has been sacrificed to gain 1 apple. Here 5 bananas are sacrificed to gain 1 apple. ये क्या बन गया मेरा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैंने एप्पल को सब्स्टिट्यूट किया बनाना के साथ, तो मुझे उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ी बनाना को सेक्रीफाइस करके, वही क्या है मेरे लिए, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। प्रतिस्थापन की सीमांत दर का आशय उस दर से है जिस दर पर वस्तुओं का प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूट किया जाता, मतलब एक दूसरे से इस प्रकार किया जा सके कि उपभोक्ता की कुल संतुष्टि अपरिवर्तित रहे, है ना। संतुष्टि में परिवर्तन नहीं आएगा लेकिन सेक्रीफाइस करना पड़ता है। 2 वस्तुएं सेब फल तथा आम हैं जिन्हें क्रमशः ए और तथा वस्तु बी कहा गया है। ए का प्रतिस्थापन बी के बदले किया जाता है। ए की अतिरिक्त इकाई के बदले बी की उतनी ही इकाइयों का त्याग उपभोक्ता करना चाहेगा ताकि संतुष्टि का स्तर पूर्ववत बना रहे। सूत्र की भाषा में इसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। एक बार इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट गेन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और MRS क्या है, यूनिट्स ऑफ विलिंग टू सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट्स ऑफ ए विलिंग टू गेन, ठीक है जी। तो चेंज इन बी अपॉन चेंज इन ए, इसका संकेत यह है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर तटस्थ वक्र के ढाल को मापती है, मतलब किसको मापती है, स्लोप को नापती है, ठीक है जी। अब देखेंगे इसका स्लोप MRS के कारण कैसा होगा। हाँ जी, सेवफल आम आ गए, एग्जाम्पल वही है 15, 10, 6, 3, 1 के साथ, है ना। ये तालिका हम पहले भी देख चुके हैं, तो इसको जरा समझते हैं कि ये कैसे बन के आएगा। चलो, हाँ, ये आ गया मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कैसे निकाला मैंने, यूनिट सेक्रीफाइस, क्या सेक्रीफाइस किया मैंने, यहाँ पे मैंगोस को सेक्रीफाइस किया। मैंगोस को हमने बी बोला है, मैंगो हैज बीन सेक्रीफाइस टू गेन एप्पल। तो कितने मैंगो हमने मैंगो सेक्रीफाइस किए, 5 टू गेन 1। हेयर वी हैव सेक्रीफाइस्ड 4 मैंगोस, हेयर वी हैव सेक्रीफाइस्ड 3 मैंगोस, और हेयर वी हैव सेक्रीफाइस्ड 2 मैंगोस इन ऑर्डर टू गेन एप्पल। क्या हो रहा है, MRS कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। सर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम हो रहा है। 5 बनाना, 5 मैंगोस, फिर 4 मैंगोस, फिर 3 और फिर 2, लेकिन हम गेन कितना कर रहे हैं, 1 एप्पल। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम होते जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है, इसलिए हमारा स्लोप क्या होगा, डाउनवर्ड और कॉनकेव। क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स और डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। बात समझिएगा।
ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, मतलब कि मैंने उसको यहाँ पे बना लिया है, कर्व में बना लिया है। अब देखिए 15 और एक कॉम्बिनेशन था इधर 12 और ये मेरे पॉइंट्स आ गए। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि सर ये कॉन्वेक्स है और गिरता हुआ है ड्यू टू डिमिनिशिंग MRS। जो हमारी MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है सर वो गिरते हुए जा रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गिर रहा है, इसलिए क्या है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। बात ठीक है जी। चलिए, प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटने के कारण, क्यों प्रतिस्थापन की सीमांत दर घट रही है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण प्रतिस्थापन की सीमांत दर घट जाती है। उक्त चित्र में P बिंदु पर उपभोक्ता के पास सेफल है, अतः यह तुलनात्मक दृष्टि से आम से अधिक महत्वपूर्ण है ना। तो क्योंकि एक ही कमोडिटी को जब हम कंज्यूम करते हैं, एक ही कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, उसकी एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम करेंगे तो हमारी उसकी सीमांत उपयोगिता कम होते जाती है। इसलिए क्या हो रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा गिर रहा है। यही कारण है कि उपभोक्ता अधिक आम त्याग कर एक अतिरिक्त सेवफल के लिए तैयार है, परंतु जैसे जैसे वो अधिक सेवफल का उपभोग करता जाता है तो सेवफल से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक अतिरिक्त आम के लिए कम से कम आम का त्याग करना चाहता है कि साहब देखो मुझे तो ऑलरेडी आम से मिल रही है, अब मैं इतने सारे सेब ऑलरेडी ले चुका हूँ, अब अगला सेब लूँगा तो कम आम सेक्रीफाइस करने पड़े तो लूँगा, नहीं तो मैं नहीं लूँगा। तटस्थता वक्र की मान्यताएं, इंडिफरेंस कर्व की कुछ मान्यताएं हैं। तो पहली मान्यता क्या है कि सर तटस्थता वक्र दो वस्तुओं में बन सकता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन हमें बनाना है जब तो वो इंडिफरेंट होगा एक दूसरे के लिए। उपभोक्ता के पास खर्च करने के लिए सीमित आय होती है, जिससे दो वस्तुओं पर ही वो खर्च करता है, दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर होनी चाहिए, पहली हमारी मान्यता है। दूसरी मान्यता है उपभोक्ता की असंतुष्टि। उपभोक्ता जब तक संतुष्टि के बिंदु तक नहीं पहुंच जाता तब तक वह दोनों वस्तुओं को अधिमान देता है, वह ऊंची तटस्थता वक्र प्राप्त करना चाहता है ताकि अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सकते। नॉन सटाइटी होता है कंज्यूमर, जब तक वो संतुष्ट नहीं है तब तक वो क्या करेगा, हायर इंडिफरेंस कर्व की तरफ बढ़ेगा। क्रमवाचक उपयोगिता, उपभोक्ता अपने अधिमानों का क्रमांकन संतुष्टि के आधार पर करता है जो वस्तुओं के बंडल से मिलती है, मतलब वो प्रेफरेंस देता है कि मुझे पहले कौन सी कमोडिटी चाहिए, ए चाहिए कि बी चाहिए। प्रतिस्थापन की सीमांत दर का निरंतर घटते जाना, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगातार करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ऑपरेट होता है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती जाती है, इसलिए तटस्थ वक्र उद्गम की ओर उद्योत्तर होता है, मतलब कि कॉन्वेक्स होता है ना कि कॉनकेव। बात ठीक है जी। फिर उपभोक्ता की विवेकशीलता, मतलब कि उपभोक्ता ऐसा माना जाता है कि वो समझदार कस्टमर है। यह माना जाता है कि उपभोक्ता विवेकशील होता है और वह अपनी संतुष्टि के अधिक प्राप्त करने के उसे ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे जो मिल जाए उसी में संतुष्ट हो जाऊं। तटस्थ वक्र की विशेषताएं लक्षण भी हैं। तो उद्गम की ओर उत्तर होता है, मतलब कि कॉन्वेक्स होता है। देखिए जी क्या हो रहा है, ये कॉन्वेक्स हो रहा है, और इस तरह से अगर शेप आता है तो हम उसको कॉनकेव बोलते हैं, लेकिन हमारा शेप कैसा आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, क्योंकि डिमिनिशिंग MRS है। तटस्थ वक्र सदैव उद्गम की ओर उन्नोत्तर होता है। इसका कुल मुख्य कारण सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का क्रियाशील होना है। परिणाम स्वरूप प्रतिस्थापन की सीमांत दर लगातार घटती जाती है, इसलिए ये कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। दूसरा, नीचे की ओर ढलती हुई होना, मतलब कि डाउनवर्ड स्लोपिंग। उपभोक्ता किसी एक वस्तु का अधिक उपयोग करता है तो दूसरी वस्तु को वह कम उपयोग करेगा। यदि एक वस्तु की अधिक इकाइयां प्राप्त करना चाहता है तो दूसरी वस्तु की इकाइयों कम करनी होगी ताकि कुल संतुष्टि अपरिवर्तित रहे, इसलिए क्या होगा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी। फिर क्या है, ऊंची तटस्थ वक्र होने पर अधिक संतुष्टि तटस्थता ऊंची होने का आशय है कि उच्च स्तर की संतुष्टि होना ऊंची तटस्थ वक्र वस्तुओं के बड़े बंडल का प्रतिनिधित्व करती है, अतः एक सुराधिमान के कारण अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी। मतलब कि मुझे IC1 पे कम मिलेगा इधर और IC2 पे मुझे उपयोगिता ज़्यादा मिलने वाली है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इंडिफरेंस कर्व के कारण हायर सेटिस्फेक्शन चाहूँगा, अधिकतम संतुष्टि चाहूँगा, तो मैं क्या चूज़ करने वाला हूँ, IC2 चूज़ करूँगा ना कि IC1, क्योंकि एक सुराधिमान यहाँ पे लागू हो जाता है। मैं प्रेफरेंस उस कॉम्बिनेशन को दूंगा जिससे मुझे ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी। बंडल में बराबर होती है, लेकिन जब कर्व चेंज होता है तो हायर कर्व पे मुझे हायर सेटिस्फेक्शन मिलता है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। ठीक बात है जी, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद हमारे पास इसकी चौथी विशेषता, तटस्थ वक्र एक दूसरी को कभी नहीं काटती, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे।
क्योंकि दोनों में बंडल, दोनों में वस्तुओं की मात्रा में अंतर होता है। तो यदि कोई तटस्थ वक्र है वो ऊपर की साइड है और एक नीचे की साइड है, तो दोनों की वस्तुओं में अंतर होने के कारण कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, है ना। ठीक है जी, यहां से स्टार्ट हुए तो फिर इसके बाद ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दो तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, क्योंकि संतुष्टि का स्तर वही नहीं रहता है। यह बात निम्नांकित रेखाचित्र से स्पष्ट हो जाती है। यह तटस्थता आईसी क्रमशः भिन्न भिन्न संतुष्टि के सार को प्रदर्शित करती है। यही कारण है कि वे एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते हैं, एक दूसरे को वो कभी नहीं काटेंगे। फिर क्या है, तटस्थ वक्र एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कभी भी स्पर्श नहीं कर सकते हैं, मतलब कि ना वो एक्स को इधर टच करेंगे ना इधर टच करेंगे। क्यों नहीं टच कर रहे हैं, क्योंकि कभी हमें जीरो यूटिलिटी नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन जरूर हम कम खर्च मतलब यूज कर रहे होंगे। अब सर बोलो सर पूरा पैसा मैंने एक्स पे लगा दी तो बाय से तो मुझे कुछ नहीं मिला, बाय पे मैंने कुछ खरीदा ही नहीं। तो हमने क्या बोला था, पहला अजम्पशन है हमारा कि यहाँ पे दो वस्तुओं का उपभोग करना अनिवार्य है, सिर्फ एक वस्तु के उपभोग से नहीं है, दो वस्तुओं का उपभोग अनिवार्य है, ये इसकी मान्यता है, इसलिए कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तटस्थ वक्र की अवधारणा यह मान्यता होती है कि दो उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करता है और यह उपभोग एक ही समय पर किया जाता है। यदि तटस्थ वक्र वाई एक्सिस को स्पर्श करे तो इसका आशय है कि एक्स एक्सिस पर वस्तु का उपभोग शून्य है। इसी प्रकार यदि तटस्थ वक्र एक्स एक्सिस को स्पर्श करे तो इसका आशय है कि वाई एक्सिस पर वस्तु का उपभोग शून्य है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ये इसकी मान्यता है, इसलिए कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। अब हमने क्या समझ लिया, इंडिफरेंस कर्व को अच्छे समझ लिया, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और कैसे बनता है। अब हमें क्या समझना है, बजट लाइन एवं बजट सेट। बजट लाइन और बजट सेट, तो पहले तो डिफरेंस समझ लो बजट सेट और बजट लाइन में। बजट लाइन का मतलब होता है कि सर उपभोक्ता अपनी दी हुई आय को दो वस्तुओं पे खर्च करता है और दो वस्तुओं पे पूरा पैसा खर्च कर दिया जाए तो वो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस को खरीद सकता है। अब ये कॉम्बिनेशन ही हमने इंडिफरेंस कर्व में बनाए थे, विथ रेफरेंस टू इनकम बनाना है हमें बस। अब कि मेरे पास 20 रुपए हैं और कमोडिटी एक्स 2 रुपए की आती है, कमोडिटी बाय 3 रुपए की आती है, बताइए कौन कौन से कॉम्बिनेशन जिससे कि मैं 20 रुपए पूरे खर्च कर दूं। बजट सेट, बजट लाइन हो गया ये। और बजट सेट में क्या करते हैं हम, 20 रुपए पूरे खर्च नहीं हो, उसके अंदर भी कोई खर्चा हो रहा है, उसमें कौन कौन से कॉम्बिनेशंस मुझे बन सकते हैं, उसको हम बजट सेट बोलते हैं। तो बजट सेट हमारे मतलब पढ़ाई करना है, हमें इसको समझ के रखना है, लेकिन उपभोक्ता संतुलन में काम नहीं आएगा। बजट लाइन उपभोक्ता संतुलन में काम आएगी। तो इंडिफरेंस कर्व के साथ जब हम बजट लाइन बना देंगे और जहां पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वही क्या होगा, हमारा मैक्सिमम पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, मतलब कि उपभोक्ता संतुलन का बिंदु कहलाएगा। चलिए देखते हैं एक बार। पूर्व में हम उपभोक्ता को दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से उसी स्तर की संतुष्टि की चर्चा कर चुके हैं। प्रश्न यह उठता है कि उपभोक्ता वस्तुतः किस संयोग को खरीदेगा। यह वास्तव में उसकी आय मतलब कि बजट तथा दोनों वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करेगा। उपभोक्ता बजट का आशय उसकी वास्तविक आय या क्रय शक्ति जिसके आधार पर दी गई कीमतों पर दो वस्तुओं को निश्चित मात्रा के बंडल में वह खरीद सकता है। कौन कौन से कॉम्बिनेशंस ऑप्शंस को वो खरीद सकता है और ये किसके ऊपर निर्भर करने वाला है, उसकी आय एवं बाजार में प्रचलित कीमतों पर। बजट लाइन दो वस्तुओं के संभावित सभी संयोग ग्राफिकल प्रतिनिधित्व कहलाता है, मतलब उसको जब हम रिप्रेजेंट कर देंगे कर्व पे तो उसको बजट लाइन कहेंगे, जिन्हें दी गई आय तथा कीमतों से इस प्रकार खरीदा जा सके ताकि प्रत्येक संयोग की लागत उपभोक्ता की मौद्रिक आय के बराबर हो। और जब बजट सेट पढ़ाऊंगा तो वहां पे मौद्रिक आय के बराबर होना जरूरी नहीं है, उसके अंदर होना जरूरी है, मैक्सिमम मौद्रिक आय तक हो सकता है। लेकिन यहां पे क्या बोला बजट लाइन में कि पैसे भी पूरे खर्च करना है और जो कॉम्बिनेशन हम खरीद सकते हैं उनको लिस्ट आउट कर दीजिए आप। तो मान लीजिए एक उपभोक्ता की आय 200 रुपए है, वह इसे ए वस्तु तथा बी वस्तु खरीदने पर खर्च करना चाहता है। प्रत्येक की कीमत 100 रुपए है। यहां उपभोक्ता के पास 3 विकल्प मौजूद हैं। देखो कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं, 3। तो देखो पहला विकल्प है कि वो ए, क्योंकि 100 रुपए के आ रहा है तो कितने खरीद ले, 200 है तो 2 खरीद ले, 200 रुपए पूरे खर्च हो गए। दूसरा है कि वो 100 रुपए में आ रहा है और पूरे क्या खरीद ले, बी खरीद ले। तीसरा उसके पास क्या है कि सर वो ए को 1 खरीद ले प्लस बी खरीद ले 1, तो भी 200 रुपये खर्च हो गए।
मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि सर A2 B2 और C मतलब कि तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, A1 और B1। इतने संयोग हमारे पास बन जाते हैं। अब इन संयोगों को हम पे किसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है, अब इन संयोगों को हमें एक कर्व के ऊपर जब डाल देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बजट लाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, बजट लाइन बन जाएगा। चलो, ए वस्तु की 2 इकाइयां खरीद ले, बी वस्तु की 2 इकाइयां खरीद ले, ए वस्तु की 1 इकाई तथा बी वस्तु की 1 इकाई खरीद ले। तो बंडल इस प्रकार हो सकते हैं 1 2 0 या 2 0 2 या 3 1। मतलब यहाँ पे क्या किया हमने, 1 जो है वो उसमें क्या बोल रहे हैं 2 0, मतलब 2A B 0, दूसरे में बोल रहे हैं A 0 B 2 और तीसरे में बोल रहे हैं दोनों के 1 1। यदि हम इन तीनों बंडलों को रेखा चित्र या ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कर पाएंगे, एक नीचे जाते हुई सीधी रेखा बन जाती है जिसे हम बजट लाइन या बजट रेखा या बजट पंक्ति अथवा कीमत से रेखा कहा जाता है। अब मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ किसके ऊपर, कर्व के ऊपर, तो मेरी बन के तैयार हो जाती है बजट लाइन। क्या बन जाएगी मेरी, बजट लाइन बन जाएगी। हाँ जी, ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। एक काम करता हूँ, मैं आपको इसी कॉम्बिनेशन को बजट लाइन बना के दिखाता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ले लेता हूँ ए कमोडिटी और यहाँ ले लेता हूँ बी कमोडिटी, ठीक बात है जी। तो पहला ऑप्शन क्या है 2 0, मतलब 2A लिया है मैंने। पहले यहाँ पे पॉइंट भी करना, प्लॉट भी करना पड़ेगा, 1 2 और 3, 1 2 और 3 लिखना भी पड़ेगा। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि सर पहला कॉम्बिनेशन में 2A ले लो और 0 ले लो बाय, तो 0 बाय हो गया और ये 2A हो गया, ठीक है जी। दूसरा क्या है, दोनों का 1 1 ले लो। तीसरा क्या है 2Y ले लो, मतलब 2B ले लो और ये ले लो। तो ये बन गया मेरा क्या, बजट लाइन। सिंपल है, इसको मैंने ग्राफ पे प्रेजेंट कर दिया, बजट लाइन। अब यदि ये इसी पे मैं क्या बना दूं, एक इंडिफरेंस कर्व बना दूं जहां पे इंटरसेक्ट कर जाए, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो मेरे लिए हो जाएगा उपभोक्ता संतुलन। ठीक बात है जी। चलो उपभोक्ता संतुलन बाद में देखेंगे, पहले तो हमें बजट लाइन बनाना सीखना है। चलिए जी, रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण। एक उपभोक्ता के पास 100 रुपए वह एक्स बाय वस्तु पर खर्च करता है। एक्स वस्तु की कीमत अब 20 रुपए प्रति इकाई है तथा बाय वस्तु की कीमत 10 रुपए प्रति इकाई है। इस कीमत आय सूचना के आधार पर एक्स तथा बाय वस्तु खरीदने के संयोग उपभोक्ता के पास निम्न प्रकार है। ठीक है जी, कौन कौन से ऑप्शन है, पहले ऑप्शन पे पढ़ते हैं हम। तो पहले ऑप्शन में हमने क्या लिया, एक्स को 0 ले लिया और बाय को 10 ले लिया। अब बाय को 10 लिया और बाय की कीमत कितनी है भैया, 10 रुपए। तो 10 × 10 100 रुपए खर्चा हो गया पहले कॉम्बिनेशन में, वेरी गुड। दूसरा, अब मैंने बी को, मतलब बी में एक्स को 1 ले लिया तो एक्स पे 20 रुपए खर्च कर दिए। अब कितने रुपए बचे, 100 - 20 80 बचे। 80 में कितनी कमोडिटी जाएंगी बाय की, 8 आ जाएंगी। तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन बन गया। अब मैंने कमोडिटी एक्स को 2 ले लिया, 2 में कितना रुपए खर्चा कर दिया, 40, 60 रुपए बचा। 60 में मेरे पास बाय आ जाएगा 6। यहाँ पे 3 ले लिया, 3 में मैंने 60 रुपए खर्चा कर दिया, अब बचा 40 रुपए। 40 रुपए मेरे पास बाय आ जाएगा 4। यहाँ पे मैंने 4 मतलब कि 80 रुपए खर्चा कर दिया, 20 रुपए बचा। 20 रुपए में आ जाएंगी बाय की 2 और यहाँ पे मैंने पूरा 100 रुपए खर्चा कर दिया क्योंकि 20 × 5 100 कर दिया। तो मैं एक्स की बाय की कमोडिटी 0 खरीद पाऊंगा। तो मेरे पास टोटल कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, A B C D E F, कितने ऑप्शंस हैं, 6 ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। बजट लाइन बनाइए। अब इसको क्या करना है, कर्व पे ड्रॉ कर देंगे प्लॉट करके। तो मेरे पास बन जाएगी बजट लाइन। क्या बन जाएगी, बजट लाइन। ये यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन भी करके दिखाया है आपको कि कैसे हमने उसको 100 रुपए के बराबर किया है। ठीक है जी, तो कैलकुलेशन हम साथ में ही देखते गए थे और इधर आपका MRS भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में कुछ नहीं होता, सेकेंड केस में क्या MRS आया, 2 बाय हैज बीन सैक्रिफाइस टू गेन 1x। ठीक है जी, 2 बाय को सेक्रीफाइस किया x को गेन करने के लिए और यहाँ पे 2 बाय अगेन, मतलब मैं लगातार 2 बाय कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरी MRS क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। MRS क्या आ रही है मेरी, यहाँ पे कांस्टेंट आ रही है।
बात समझ में आ गई? ठीक है जी, ये कॉम्बिनेशन है और कैसे ये 100 रुपये पहुंचा हम देख सकते हैं, क्लियर कट है ना। प्राइस से मल्टीप्लाई करते गए कमोडिटी को, तो दोनों को प्लस करते गए, तो हमारे पास आ जाता है कॉम्बिनेशन बनाने का तरीका। इस चित्र में अब ये कॉम्बिनेशन को, मतलब जो कॉम्बिनेशन बने थे उसको मैंने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया यहाँ पे। अब प्लॉट करने पे क्या बना मेरा, ये बन के तैयार हो गई मेरी बजट लाइन। तो देखो फर्स्ट पे क्या था, मैंने यहाँ पे x को 0 लिया था और पूरा किस पे खर्चा किया था, y पे खर्चा किया, 10 यूनिट आई थी। ठीक है जी, फिर मैंने क्या किया था, एक इस पे लिया था x पे, तो 8 आई थी इसकी, और फिर इसकी 6 आई थी, इसकी फिर 4 आई थी, इसकी फिर 2 आई थी, और फिर उसके बाद 0 आई थी, 5 रुपये पूरा मैंने खर्चा किया था ना। ऐसे भी इनको आप बना सकते हो, ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं। इसी प्रकार ये बन के तैयार हुआ है। ठीक है जी, ये इसी प्रकार बन के तैयार हुआ है। बात समझ में आ गई? चलो अब एनालिसिस देखते हैं। इस चित्र में विभिन्न बिंदुओं को मिलाकर सीधी रेखा खींची गई है जो बजट लाइन या कीमत लाइन कहलाती है। संयोग ए बी सी डी ई तथा एफ इक्विटिंग ऑफ द बजट लाइन, तो बन जाता है हमारा एम, दैट इज बजट लाइन। पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई, मतलब कि प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स मल्टीप्लाइड विद द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स प्लस प्राइस ऑफ कमोडिटी बाय इंटू मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी बाय। तो हमारे पास m मतलब कि अवेलेबल इनकम कितनी है, वो फॉर्मूले से हमने बनाया है। जैसे कि पहले कॉम्बिनेशन में क्या था मेरी, मैंने 10 बाय खरीदा था और उसकी प्राइस भी क्या थी 10। ठीक है जी, और इधर मैंने क्या किया था, इसकी प्राइस थी 20 लेकिन मैंने क्वांटिटी खरीदी थी 0, तो 20 इंटू 0 इज 0 और इधर हो जाता है 100, तो मेरा m के बराबर मतलब कि 100 के बराबर हो गया कॉम्बिनेशन। अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था मेरे पास, 8, मतलब कि मेरे पास 20 इंटू 1, 20 रुपये यहाँ खर्च हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन मेरे पास, 8 कमोडिटी, प्राइस कितनी है पहले तो 10 और कमोडिटी मैंने कितनी खरीदी 8, तो देखिए 100 रुपये कैसे हुआ। यहाँ पे 20 इंटू 1 इज़ 20, 10 इंटू 8 इज़ 80 और 20 प्लस 80 इज़ 100। इसी प्रकार सभी कॉम्बिनेशन की कीमत मतलब इनकम जो है या बजट जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, आपकी इनकम के बराबर होना चाहिए, तभी वो बजट लाइन कहलाता है। अब इसी का दूसरा है बजट सेट। बजट सेट और बजट लाइन में इतना ही डिफरेंस है कि बजट लाइन में हमें पूरा इनकम जो दिया है वो उसको खर्च करना होता है, लेकिन बजट सेट में हमें पूरी इनकम खर्च करने की अनिवार्यता नहीं होती। मतलब 100 रुपये आए हैं तो हम उसमें से 10 रुपये खर्च कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं, 90 कर सकते हैं, पूरे 100 भी कर सकते हैं। तो इस इनकम से जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं वो बजट सेट कहलाता है। जब प्रचलित बाजार मूल्य पर एक उपभोक्ता 2 वस्तुओं का समस्त संयोगों या बंडलों को अपनी दी हुई आय से खरीद सकता है तो इसे बजट समूह या बजट सेट की संज्ञा दी जाती है। बजट समूह में ऐसे समस्त संभावित संयोगों को शामिल किया जाता है जहां उपभोक्ता खर्च दिए हुए मूल्य पर उसकी मौद्रिक आय से कम हो या उसके बराबर हो। बजट लाइन पर सभी बंडल यह दर्शाते हैं कि कुल व्यय उपभोक्ता की आय के बराबर होता है। बजट लाइन में उसका खर्च जो है वो उपभोक्ता की आय के बराबर होना जरूरी होता है। बजट सेट में वो आय के बराबर भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। मतलब बजट सेट जो है बजट लाइन को इंक्लूड करता है और उसके नीचे के सारे कॉम्बिनेशन को भी मतलब हमें बताता है। बजट लाइन तथा बजट सेट में अंतर, तो क्या शामिल होती हैं इसमें, बजट लाइन में सारे बंडल शामिल होते हैं। उपभोक्ता दिए हुए मूल्य पर अपनी समस्त आय पर खर्च करके खरीद सकता है। बजट सेट में समस्त संभावित बंडल शामिल होते हैं जो दी हुई कीमत उपभोक्ता की आय से कम या बराबर होते हैं, कम और बराबर होते हैं। कहाँ रहते हैं, बजट लाइन के बंडल बजट लाइन पर ही रहते हैं। बजट सेट के बंडल या तो बजट लाइन पर होंगे अथवा बजट लाइन से नीचे रहेंगे, क्योंकि कम इनकम खर्च कर रहे हैं तो उससे कम ही कमोडिटी हम खरीद पाएंगे। बात ठीक है जी। चलो फिर क्या है, बजट लाइन में परिवर्तन। हाँ, बजट लाइन में परिवर्तन हो सकता है। कब हो सकता है, जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए, तो वो ज़्यादा इनकम बढ़ गई तो अब वो ज़्यादा कमोडिटी खरीद सकता है तो बजट लाइन ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी, या उपभोक्ता की आय कम हो जाए तो बजट लाइन नीचे की तरफ हो जाएगी। एक दूसरा कब होगा, जब वस्तुओं की कीमत में बदलाव आ जाए। अब वस्तु 2 हैं, दोनों की कीमत में पॉजिटिव बदलाव आया तो बजट लाइन नीचे चला जाएगा। दोनों वस्तुओं की कीमत में नेगेटिव बदलाव आया तो बजट लाइन ऊपर चला जाएगा।
और जब एक वस्तु में आया, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन आया, तो बजट सेट में घुमाव आ जाएगा, सॉरी बजट लाइन में घुमाव आ जाएगा। दोनों में से एक वस्तु में आता है। तो देखते हैं एक बार, जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो, वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो, दो ही स्थिति है जहां पे बजट लाइन में परिवर्तन आएगा। सामान्यतः बजट लाइन इस मान्यता के साथ निर्मित होती है कि उपभोक्ता की आय तथा वस्तुओं की कीमतें अपरिवर्तित रहती हैं, है ना, पढ़ा था हमने, अजम्पशन एंड डिफरेंस करके। किंतु जब उपभोक्ता की आय में या वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन हो जाता है तो एक नई बजट लाइन बनाना आवश्यक हो जाता है। ठीक है जी, क्योंकि आय में परिवर्तन होगा तो पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब कि या तो आय बढ़ेगी या आय कम होगी। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पे, जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो लेकिन वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो तो बजट लाइन बदल जाएगी। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर, जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वस्तुओं को अधिक बंडल खरीदने की स्थिति में रहता है, जो पहले संभव नहीं था। अतः बजट लाइन दाईं ओर AB से A1 और B1 हो जाएगी। किसकी ऊपर जाएगी? अब देखो, दाईं और बाईं दोनों ही समझ लो। क्या हुआ, ये हमारी ओरिजिनल बजट लाइन थी। कौन सी वाली? B। ये ओरिजिनल है। अब इनकम बढ़ जाती है तो मैं ज्यादा वस्तुएं खरीद पाऊंगा, X की भी और Y की भी, इसलिए किधर की तरफ जाएगा? ये ऊपर की तरफ जाएगा, इधर चला जाएगा। जैसे ही मेरी इनकम कम हो जाएगी तो अब मैं कम वस्तुएं एवं सेवाएं खरीद पाऊंगा, X एवं Y की, तो ये किधर की तरफ चल जाएगा? बाईं ओर चल जाएगा। जब उपभोक्ता की आय घट जाती है तो पहले की तुलना में वस्तुओं के कम बंडल खरीदने की स्थिति में रहता है। अतः बजट लाइन बाईं ओर AB से A2 और B2 हो जाती है। निम्नांकित चित्र से यह बात स्पष्ट हो जाती है। यह नई बजट लाइन A1 या B1 या A2 या B2 AB उत्पन्न से समानांतर है, क्योंकि उनके ढाल में कोई अंतर नहीं है, मतलब इनका शेप जो है वो वैसे ही रहेगा। लेकिन या तो संतुष्टि ज्यादा प्राप्त करूंगा या कम प्राप्त करूंगा, आय के ऊपर निर्भर करेगा। अब उपभोक्ता की बजट लाइन में क्या बोल रहे हैं हम? वस्तु में परिवर्तन। तो कीमत, सेवफल, आम की में परिवर्तन का प्रभाव, दोनों वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होता है। उपभोक्ता की आय अपरिवर्तित है। अब उपभोक्ता की आय अपरिवर्तित है, यदि सेवफल तथा आम की कीमतों में परिवर्तन हो जाता तो बजट लाइन भी परिवर्तित हो जाएगी। अब कीमतों के कारण देखते हैं क्या परिवर्तन होगा, कैसे होगा। यदि सेवफल तथा आम की कीमतें घट जाती हैं तो बजट लाइन दाईं ओर, क्योंकि अब मैं उसी दिए हुए पैसे से ज्यादा कमोडिटी खरीद सकता हूं। इसके विपरीत सेवफल तथा आम की कीमतें बढ़ जाती हैं तो बजट लाइन बाईं ओर चली जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि अब मैं उसी पैसे से कम बनाना और एप्पल जो है वो खरीद सकता हूं, इसलिए मेरी दाईं ओर और बाईं ओर परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। बात ठीक है जी। चलिए फिर क्या है? एक्सेस पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन, सेवफल। जब सेवफल की कीमत घट जाती है तो बजट लाइन दाईं ओर AB से AV की ओर हो जाएगी। मतलब अब देखो घुमाव है। अब क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे? सेवफल की कीमत क्या हो गई? घट गई। तो सेवफल की कीमत घटने से मैं क्या कर रहा हूं? अब कम सेवफल जो है वो खरीद सकता हूं। अब मैं कम सेवफल खरीदूंगा, लेकिन बनाना में कोई, मतलब बी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तथा यह बाय एक्सिस की उसी बिंदु पर बी पर मिले, क्योंकि आम की कीमत अपरिवर्तित है। किंतु नई बजट लाइन एक्सिस की दाईं ओर ए बिंदु पर स्पर्श करेगी, क्योंकि उपभोक्ता उसी आय स्तर पर पहले से अब अधिक सेवफल खरीद सकता है। ठीक है जी, कीमत कम हो गई तो ज्यादा खरीद सकता हूं और कीमत बढ़ गई तो कम खरीद सकता हूं। पहले से अब अधिक सेवफल खरीद सकता है। इसी प्रकार सेवफल की कीमत बढ़ जाने पर बजट लाइन बाएं ओर, मतलब AB से A2 B2 पर चली जाएगी। निम्नांकित चित्र से यह स्पष्ट हो रहा है। इसको हम बोलते हैं परिवर्तन। तो उसके पहले देखा था हमने, इसको हम क्या बोलते हैं? घुमाव। एक सिरा जो है वो स्थिर है, दूसरा सिरा घूम रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसको घुमाव बोलते हैं। घुमाव कब हो रहा है? जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है, और यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो हम कम कमोडिटी खरीद पाएंगे, इसलिए बाईं ओर घुमाव होगा। और यदि वस्तु की कीमत घटती है तो ज्यादा वस्तुएं खरीद पाएंगे उसी आय से, इसलिए क्या होगा? ये दाईं ओर घुमाव हमें देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना पड़ेगा इस बात को। ठीक है जी। चलो अब इसके वैसे वर्षा करके देख लेते हैं। अभी हमने किसके साथ किया था? एप्पल की कीमतों के साथ किया था। अब हम क्या कर सकते हैं? आम की कीमत में परिवर्तन करेंगे तो आम की तरफ वाला सिरा जो है वो घूमेगा, ए जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। एप्पल, क्योंकि सेवफल की कीमतों को हमने कांस्टेंट कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या हुआ होगा? आम की कीमत, अब मैं इसको देख के बता सकता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ होगा? आम की जो कीमत है ना वो घटी होंगी, इसलिए अब मैं ज्यादा आम खरीद सकता हूँ, तो बाईं ओर घुमाव चला गया।
और इधर क्या हुआ होगा, आम की कीमतें बढ़ी होंगी, इसलिए मैं अब कम आम खरीद सकता हूं उसी आय से, इसलिए ये किधर की तरफ चला गया, बाईं ओर चला गया है। बात ठीक है जी। तो मैं कर्व को देखते भी बता सकता हूं कि प्राइसेस क्या किधर की ओर गई होंगी और किस कमोडिटी की गई होंगी। ठीक है जी। तो पहले जब हमने एप्पल के साथ देखा था तो ए वाला सिरा घूमा था, अभी हम मैंगो के साथ देख रहे हैं तो मैंगो वाला सिरा घूमेगा और ये वाला कांस्टेंट हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अब बजट लाइन पढ़ लिया, इंडिफरेंस कर लिया। अब जब हम दोनों की कंबाइंड स्टडी करेंगे तो हमें उपभोक्ता संतुलन प्राप्त होगा। बात ठीक है। चलिए, तटस्थता वक्र द्वारा उपभोक्ता संतुलन जो कि क्रमवाचक दृष्टिकोण को जस्टिफाई करता है। उपभोक्ता संतुलन उस स्थिति को कहते हैं जहां पर उपभोक्ता एक दी हुई कीमत पर अपनी दी हुई आय से अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है तथा उसमें कोई परिवर्तन का विचार नहीं रखता है। अधिकतम संतुष्टि तटस्थता से इसके साथ साथ बजट लाइन के विश्लेषण द्वारा प्राप्त की जाती है। तटस्थता क्षेत्र पर ऊंची तटस्थता वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को प्रदर्शित करती है, निम्न तटस्थता वक्र संतुष्टि के निम्न स्तर को रिप्रेजेंट करता है। हमने अभी पढ़ चुके हैं इसको। यथासंभव ऊंची हो और यह भी उपभोक्ता की बजट स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा। अब मैं क्या कहूंगा कि भैया मुझे जहां पे ज्यादा उपयोगिता मिल रही वो वाला ऑप्शन मैं चूज करना चाहूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी इनकम को अलाउ करना पड़ेगा। उपभोक्ता संतुलन की शर्तें। उपभोक्ता संतुलन में निम्न दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। प्रथम शर्त क्या है कि सर MRS रेशो ऑफ प्राइस PX अपॉन PY, यहां पे X तथा Y दो वस्तुएं तथा MRS प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। ठीक है जी। तो प्रथम शर्त क्या है कि रेशो ऑफ प्राइस जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, MRS के बराबर होना चाहिए। मतलब MRS जो आ रहा है वो रेशो ऑफ प्राइस के बराबर होना चाहिए। दूसरी प्रथम शर्त यह है कि MRS इज इक्वल टू PX अपॉन PY। जब MRS इज ग्रेटर देन PX अपॉन PY है तो इसका आशय है कि X वस्तु की एक इकाई और प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता बाजार की जरूरत की तुलना में Y वस्तु की अधिक इकाइयों का त्याग करेगा। क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बता रही है हमें कि मैं एक वस्तु को गेन करने के लिए दूसरी वस्तु कितना सैक्रिफाइस करने तैयार हूं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि यदि कमोडिटी X 2 रुपए की है और कमोडिटी Y जो है वो 1 रुपए की है, तो यदि मुझे एक X को गेन करने के लिए 4 Y सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि सर मैं ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहा हूं क्योंकि 4 रुपए की है ये कमोडिटी। ठीक है जी। और ये कमोडिटी कितने रुपए की है, 2 रुपए की है। तो आएगा क्या मेरा MRS। अब MRS क्या बन जाएगा मेरा, सर MRS बनेगा 4 अपॉन 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1। मतलब बात ठीक नहीं है सर। मतलब क्या हुआ, MRS इज ग्रेटर देन PX अपॉन PY। तो मतलब मैं ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा हूं। ठीक है जी, वो मुझे नहीं करना है। तो पहली कंडीशन तो हमारी क्या हो गई कि MRS जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, PX अपॉन PY के बराबर होना चाहिए। दूसरी मतलब अर्थात उपभोक्ता X वस्तु की खरीद करने के लिए प्रेरित होगा, परिणाम स्वरूप MRS गिर जाएगी, तब तक गिरती रहेगी जब तक कीमतों के अनुपात के बराबर ना हो जाए और संतुलन स्थापित ना हो जाए। वहीं पे यदि MRS इज लेस देन PX PY तो इसका आशा है कि संतुलन स्तर के ऊपर X वस्तु की अधिक इकाइयां यहां पर है। तो उसके लिए क्या करना है, खरीदने के लिए MRS PX PY से कम हो जाएगा, उसे हानि होना शुरू हो जाएगी। अतः उपभोक्ता की X अधिक इकाइयां प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा, वह X की कम इकाइयां तथा Y की अधिक इकाइयां खरीदेगा। परिणामस्वरूप MRS तब तक बढ़ता जाएगा तब तक कि कीमतों के अनुपात के बराबर ना हो जाए और उसके बाद ही संतुलन जो है वो स्थापित हो सकता है। दूसरा, प्रतिस्थापन की सीमांत दर निरंतर घटना। यह दूसरी शर्त इस बात को रेखांकित करती है कि उपभोक्ता संतुलन के लिए संतुलन बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई है, डिमिनिशिंग MRS होना चाहिए। अतः तटस्थ वक्र संतुलन बिंदु पर उद्गम की ओर कॉन्वेक्स हो तब तक प्रतिस्थापन की सीमांत दर निरंतर नहीं घटती जब तक कि संतुलन स्थापित नहीं होता। इस प्रकार उक्त दोनों शर्तों का पालन होना उपभोक्ता संतुलन के लिए आवश्यक है। पहली कंडीशन क्या है सर, पहली कंडीशन ये है, लिख लीजिए, MRS इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY। दूसरी कंडीशन है MRS क्या होना चाहिए, डिमिनिशिंग होना चाहिए, डिक्लाइनिंग होना चाहिए। ठीक है जी, गिरता हुआ होना चाहिए, तब जाके हमें जो है उपभोक्ता संतुलन वो प्राप्त होगा। ठीक है जी। तो ये तो टेक्निकल कंडीशंस थी, लेकिन चित्र द्वारा स्पष्टीकरण समझिए आप कि मैंने क्या किया, कैसे इसको चित्र से कैसे मैं प्राप्त कर लेता हूं। मान लीजिए IC1 IC2 IC3 तीन तटस्थ वक्र हैं।
है ना, द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट इज नोन एज फैमिली इंडिफरेंस मैप। तथा ए बी बजट लाइन है। बजट लाइन के व्यवहार के साथ ऊंची तटस्थता वक्र जो उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है वह IC2 है, जो ई बिंदु पर है। यह बिंदु उपभोक्ता संतुलन का बिंदु है। यहां पर उपभोक्ता X वस्तु की OM मात्रा तथा Y वस्तु की ON मात्रा खरीदता है। अन्य दूसरे बिंदु जो बजट लाइन पर ई की दाईं ओर तथा बाईं ओर हैं, वे निम्न तटस्थता वक्र पर ही जो संतुष्टि के निचले स्तर को प्रदर्शित कर रहे हैं। बात को समझिए। अब देखो, ये मेरी बजट लाइन है, बजट लाइन बनाई थी, और मेरे पास इंडिफरेंस कर्व है। तो हमने क्या पढ़ा है कि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर यूटिलिटी देता है। तो मैं प्राप्त तो इसको भी कर सकता था, ये बजट सेट में जाता मेरा, लेकिन यहां पे मेरी संतुष्टि कम होगी। तो यहां पे ही मेरी संतुष्टि, ये इस पे किसी भी लाइन पे जाऊंगा मैं, इस पे किसी भी लाइन पे जाऊंगा, मेरी संतुष्टि बराबर है, मेरी संतुष्टि बराबर है। लेकिन मेरी इनकम के कॉम्बिनेशन से क्या खरीद सकता हूं मैं? इस पॉइंट पे खरीद सकता हूं जहां पे मेरी बजट लाइन इसको इंटरसेक्ट किया। तो जहां पे बजट लाइन इंटरसेक्ट किया मतलब कि मैं इस बिंदु को खरीदने की स्थिति में भी हूं, खरीद भी सकता हूं, और इस लाइन पे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जितनी मेरी इनकम है उससे ऊपर मैं प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि IC3 मुझे हायर सेटिस्फेक्शन देगा, लेकिन IC3 के लिए मेरे पास इनकम नहीं है। IC1 इसलिए नहीं खरीदूंगा क्योंकि IC1 पे मुझे सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है। तो ये मेरी इनकम का उपयोग करते हुए हाईएस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिसको मैं खरीद सकता हूं। वही क्या है? उपभोक्ता संतुलन है। वही क्या है? उपभोक्ता संतुलन कहलाएगा। बात समझ में आ गई? उदासीनता वक्र और बजट लाइन को यहां पे हमने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है जी। यहां उपभोक्ता संतुलन बिंदु ई पर है, जबकि बजट लाइन AV वक्र IC2 को स्पष्ट करती है। यह उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। यही पर उक्त दोनों शर्तों का पालन उपभोक्ता संतुलन के लिए हो रहा होगा। बात समझ में आ गई? मतलब कि जहां पे इंडिफरेंस कर्व को बजट लाइन इंटरसेक्ट कर दे, वही पॉइंट, वही बिंदु मेरा क्या होता है? उपभोक्ता संतुलन का बिंदु होता है, उदासीनता वक्र के माध्यम से, जिसमें हम क्रमवाचक गणना की बात करते हैं। वस्तुओं के उपभोग को क्रमानुसार हम सुसज्जित करते हैं, क्रमानुसार उनको कॉम्बिनेशन में डालते हैं। यहां पहली शर्त इस प्रकार पूरी हुई, MRS = PX/PY, जो कि स्पर्श बिंदु ई पर है, जहां तटस्थ वक्र के स्लोप का निरपेक्ष मूल X, Y के बीच प्रतिस्थापन के सीमांतर तथा बजट लाइन के कीमत के अनुपात के एक समान है। इस प्रकार MRS = PX/PY, यहां पर दूसरी शर्त भी पूरी हुई, बिंदु पर E पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर घट रही है, अर्थात IC2 उद्गम की ओर उन्दोत्तर, मतलब कॉन्वेक्स दिख रहा था ना हमें। देखिए, फिर से देखिए आप कि कैसे ये कॉन्वेक्स दिख रहा है दूसरी कंडीशन के लिए। ये देखो, ऊपर की तरफ दिख रहा है, ऊपर की तरफ दिख रहा है, मतलब MRS जो है वो लगातार गिर रही, तभी हमारा जो कर्व है वो क्या है? कॉन्वेक्स है, कॉनकेव नहीं है। यदि कॉनकेव या स्ट्रेट लाइन होता तो हम यहाँ पे क्या नहीं कर रहे होते? अगर ये कॉनकेव होता तो हमारी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन कि MRS को गिरना चाहिए, डिमनेस होते हुए इसको दिखना चाहिए। ठीक है जी। चलो इधर आइए, अब हम कहाँ पर थे वहाँ पहुँचते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर दूसरी शर्त भी पूरी हुई है, बिंदु ई पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो है वो घट रही है, IC2 उद्गम की ओर उन्दोत्तर, मतलब कि कॉन्वेक्स है, बिंदु ई पर मिलता है। तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई, इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? उपभोक्ता संतुलन है। उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से यहां पे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा है, इसके ऊपर भी उसको अधिक मिल सकती है, लेकिन उसकी उतनी क्षमता नहीं है क्योंकि उसके पास आय नहीं है। उसके नीचे उसकी उपयोगिता कम है, इसलिए उसको वो अडॉप्ट नहीं करेगा, उसको सेलेक्ट नहीं करने वाला है। अब इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। गणनावाचक में उपयोगिता को हमने अच्छे से पढ़ा था, और क्रमवाचक जो है उसमें हमने उदासीनता वक्र, इंडिफरेंस कर्व को अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि ये दोनों बेस बनते हैं। गणनावाचक के लिए क्या बेस बनता है? आपका उपयोगिता, और क्रमवाचक के लिए इंडिफरेंस कर्व, मतलब कि उदासीनता वक्र जो है वो आधार बनता है। बात समझ में आ गई? चलो तो एक बार जो है वो हम उसको डिफरेंस को देख लेना चाहिए। तो पहला डिफरेंस हमारे पास क्या है? अर्थ है। तो पहले हम किसकी बात करेंगे? गणनावाचक एवं क्रमवाचक के अर्थ की हम बात करने वाले हैं। तो गणनावाचक उपयोगिता उस उपयोगिता को कहते हैं जिन्हें सही सही इकाइयों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि कोई उपभोक्ता कहता है कि उसे किसी वस्तु के उपभोग से 10 इकाइयों के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई है। जहां पे हम नंबर से समझ सकते हैं कि मैंने X कमोडिटी को कंज्यूम किया, उससे 10 के बराबर, 10 यूनिट के बराबर मुझे जो है उपयोगिता प्राप्त हुई है, 20 के बराबर प्राप्त हुई है, जो भी है एक नंबर में हम जब बता सकते हैं उसको गणनावाचक उपयोगिता कहते हैं। दूसरी है क्रमवाचक।
क्रमवाचक उपयोगिता उस उपयोगिता को कहते हैं जो क्रम में अभिव्यक्त की जाती है, अधिक या कम। जैसे कि कोई उपभोक्ता कहता है कि किसी वस्तु की दूसरी वस्तु इकाई के उपभोग से उसे प्रथम इकाई की उपयोगिता की तुलना में कम उपयोगिता प्राप्त हुई है। मतलब मैंने यहाँ पे एप्पल और बनाना कंज्यूम किया, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बनाना ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं क्रम दे रहा हूँ कि बनाना को पहला क्रम दे रहा हूँ और एप्पल को दूसरा क्रम दे रहा हूँ, तो उसको हम बोलते हैं क्रमवाचक उपयोगिता। ये तो था मेरा अर्थ किस किस का, गणनावाचक एवं क्रमवाचक उपयोगिता का। दूसरा है मापन। उपयोगिता गणनात्मक रूप में व्यक्त की जाती है, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25, 17, 18, 30, 40, 50 वॉटएवर। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तत्व है, इसे मापा नहीं जा सकता है, केवल अधिमान प्रेफरेंस दिया जा सकता है। क्रमवाचक का क्या मान है, हम प्रेफरेंस बता सकते हैं कि किसके कंपैरिजन में मैं किसको ज्यादा पसंद करता हूं, या क्रमांकन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है जी। फिर क्या है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, इसका एक अजम्पशन है, जबकि स्वाभाविक रूप से या व्यवहारिक रूप से मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का स्थिर रहना आवश्यक नहीं है या होती नहीं है। व्यवहारिक रूप में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती है। चौथा, स्वतंत्र उपयोगिता। उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता उसी वस्तु की स्वतंत्र उपयोगिता की मात्रा से संबंध रखती है। इसका संबंध स्थानांतरण वस्तु का अनुपूरक वस्तु के साथ नहीं रहता है। यह स्वतंत्र उपयोगिता की मान्यता को स्वीकार नहीं करती है। स्थानांतरण वस्तु तथा अनुपूरक वस्तु का इससे संबंध रहता है, क्योंकि दो वस्तुओं का कंजंक्शन जरूरी होता है, तब तो हम प्रेफरेंस दे सकते हैं, अधिमान दे सकते हैं। जबकि यहाँ पे एक वस्तु का भी देख सकते हैं और दो वस्तुओं का भी देख सकते हैं, हमें तो सिर्फ नंबर्स में उपयोगिता चाहिए। तो स्वतंत्र उपयोगिता यहाँ पर है, यहाँ पर स्वतंत्र उपयोगिता नहीं है। अन्य नाम, इसे उपयोगिता विश्लेषण भी कहते हैं और इसे तटस्थता वक्र विश्लेषण, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं। ये इसके दूसरे नाम हैं। तो ये डिफरेंसेस थे गणनावाचक एवं क्रमवाचक में, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करेंगे। बात समझ में आती है। छठवां, आधार। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इसका आधार है, कि मतलब जैसे जैसे आप एडिशनल कंजम्पशन करोगे आपको मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी कम होने वाली है। प्रतिस्थापन की ह्रासमान सीमांत दर नियम इसका आधार है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे बोल रहा है कि एक वस्तु को जब आप त्यागोगे, मतलब एक वस्तु को जब आप प्राप्त करोगे तो किन्हीं अन्य वस्तुओं का आपको क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, और वो त्याग जो है वो कम होते जाता है धीरे धीरे, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। और एमआरएस जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, उपयोगिता ह्रास नियम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हमने इनके आधार को भी समझ लिया कि किसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। ठीक है जी। तो ये तो था हमारा पार्ट 2 कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसमें हमने इस चैप्टर के पार्ट 2 में हमने जाना कि कैसे उपभोक्ता अपना संतुलन प्राप्त करता है, वो सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करे या दो कमोडिटी कंज्यूम करे। हमने उसको गणनावाचक में देखा, उपयोगिता के आधार पर देखा, फिर प्राइस से कंपेयर किया, या फिर हमने उसको उदासीनता वक्र की सहायता से भी हमने उपभोक्ता संतुलन को प्राप्त किया। उपभोक्ता संतुलन का अर्थ हमने समझा, जिसका मतलब होता है कि उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। बात ठीक है जी। चलिए, अंत में आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना होती है, और आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए सभी विषय में विषयवार वीडियोस निःशुल्क आपके लिए उपलब्ध करवाता है, जिसके लिए कोई चार्ज आपसे नहीं लेता है। हमारे टॉप कोर्सेज की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको दिख रही है, जैसे कि हम CBSE इंग्लिश मीडियम में हमारे वीडियोस उपलब्ध होते हैं, स्पोकन इंग्लिश के लिए होते हैं CUT, NTSE, ओलंपियाड। इसके अलावा CBSE हिंदी मीडियम में हमारे वीडियोस होते हैं सभी विषय के लिए। UP बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड को हम कवर करते हैं। इसके अलावा जितने बचे हुए बोर्ड्स हैं जो हिंदी भाषी बोर्ड्स हैं, उन सभी के लिए हमारे वीडियोस जो होते हैं वो उपयोगी होते हैं। इसलिए अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा और इस सुविधा का लाभ आप लोग लें। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।